हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। तो हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आरआरबी जेई के, ठीक है, आपके रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी का बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2019 में जो पेपर हुए थे उन सभी का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। तो आपको आरआरबी जेई के लिए टेक्निकल जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका टेक्निकल पार्ट है आरआरबी जेई के लिए, उसके लिए आपको किसी भी प्रैक्टिस बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन जितने भी आज तक रेलवे में क्वेश्चन हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आपका जो 19 सितंबर को जो आपका आरआरबी जेई का पेपर हुआ था उसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और भी बाकी जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई की अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। बाकी आप लोग नॉन टेक के साथ साथ भी टेक को प्रिपेयर करते जाइए क्योंकि बाद में आपको उतना समय नहीं मिलेगा। और टेक्निकल के लिए आप लोग जो है हमारी बुक जो है सिविल की गोली की, हमारी जो आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल सॉल्यूशन की बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको जो है रॉकेट चार्ट फ्री में मिल जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, इतने रेलवे क्वेश्चन जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम भी हैं सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बुक बहुत अच्छा आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। बाकी जो लोग आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपका टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, चाहे CBT 2 और CBT 1 की भी, CBT 2 यहाँ लगाया हूँ, CBT 1 की भी अपनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। CBT 1 भी अवेलेबल है, CBT 1 आपका 149 में अवेलेबल होगा, ठीक है, और ऑफर वगैरह आते ही रहते हैं। बाकी आपका CBT 2 टेस्ट आपका जो है उसका भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट आपके 200 रहेंगे, 10 फुल लेंथ, 125 आपका सिविल इंजीनियरिंग के टेस्ट रहेंगे और 65 जो टेस्ट है वो नॉन टेक्निकल के रहेंगे, क्योंकि आपको CBT 2 में भी फिजिक्स वगैरह रहता है ना, फिजिक्स वगैरह CBT 2 में भी रहता है, तो उसके भी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। बाकी CBT 1 का भी टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हो चुका है, आप लोग परचेज कर सकते हैं ऐप पे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा apparatus है जिसका यूज हम अपने सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने में करते हैं, ठीक है। क्या कह रखा है आपका, पेनिट्रोमीटर, टैकोमीटर, पिक्नोमीटर और ग्राफोमीटर। अच्छा, ये तो बहुत इजी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये ऑप्शंस तो बहुत इजी दे रखे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है कि आपका जो है हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। बाकी यदि हम पिक्नोमीटर मेथड की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसका यूज हम अपने सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों को डिटरमाइन करने में करते हैं, ठीक है। ये मेथड आपका जो है सबसे ज़्यादा पॉइजन लेस सॉइल के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। पिक्नोमीटर क्या होता है, पिक्नोमीटर एक आपका 1 लीटर कैपेसिटी का जार होता है जिसके टॉप पर यदि हम बात करते हैं एक कोनिकल कैप, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, इस टॉप पे एक कोनिकल कैप लगा होता है, ठीक है, जो कि आपका ब्रास से बना होता है और उसके ऊपर जो है स्क्रू टाइप आपका कवर लगा होता है, ठीक है। इसमें एपेक्स पे जो है आपका स्मॉल होल होता है जिसका डायमीटर लगभग 6 mm तक होता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्नोमीटर की बात करते हैं तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले अपना एम्प्टी कंटेनर लेते हैं पिक्नोमीटर, उसका वेट कर लेते हैं, उसके बाद ड्राई सॉइल लेते हैं उसके साथ वेट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो उसको हम W3 ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम पिक्नोमीटर को केवल वाटर से भर कर लेते हैं। ये आपको डिफरेंट यहाँ पर डिनोटेशन दे रखे हैं और वहाँ से वाटर कंटेंट जब हम फाइंड करते हैं तो आपका वाटर कंटेंट क्या आता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो है वह आपका अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आता है आपका W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 G-1 अपॉन G-1। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे हम रिपोर्ट करते हैं, जो कि आपका क्या आता है GS इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है। तो हम पिक्नोमीटर मेथड के द्वारा अपने सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिक्नोमीटर, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट्स यूज फॉर कॉलम बेसिस। कह रहे जो कॉलम बेस होते हैं उनके लिए जो हम बोल्ट यूज करते हैं उन बोल्ट का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है। तो यदि हम बात करते हैं तो एज पर IS 800 2007 यदि हम बात करते हैं तो अपनी कॉलम बेसिस के लिए हम जो बोल्ट यूज करते हैं उनका जो हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं वो आपका 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। बाकी यदि हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करते हैं
तो परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, 0.40 FY। परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, 0.45 FY। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आपका स्टील है, ठीक है। परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो 0.60 FY। इसी तरह हम परमिसिबल कंप्रेसिव और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो 0.66 FY। और परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो क्या आता है आपका 0.75 FY, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 120 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इन विच केस विल द परमिसिबल इंक्लाइन इन बेल्ट कन्वेयर बी मैक्सिमम। कह रहा है किस केस में आपका जो परमिसिबल इंक्लिनेशन होता है बेल्ट कन्वेयर का वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपका ड्राई सिलिका सैंड के लिए, फाउंड्री सैंड के लिए, वेट क्ले के लिए या कोरल रन ऑफ माइन के लिए। अच्छा, यदि हम बात करते हैं बेल्ट कन्वेयर की, यदि हम परमिसिबल इंक्लिनेशन की बात करते हैं मैक्सिमम की, अच्छा यदि हम बेल्ट कन्वेयर की बात करते हैं तो बेल्ट कन्वेयर में आपका जो परमिसिबल इंक्लिनेशन मैक्सिमम फाइंड करने की बात करते हैं तो ये मैक्सिमम एंगल कब मिलता है, तो जब आपका बेल्ट कन्वेयर जो है ना उस पर मटेरियल की कोई भी स्लाइडिंग, जो बेल्ट है ना उसके बैक में आपका कोई भी मटेरियल का स्लाइडिंग ऑपरेट करने में ना हो। तो ऑपरेशन में विदाउट मटेरियल के स्लाइडिंग आपका जो है यदि कन्वेयर मूव कर रहा है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम एंगल जो है आपको इंक्लिनेशन का देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका टाइप ऑफ मटेरियल जो कन्वे कर रहे हैं कैसा है, बेल्ट की स्पीड कितनी है, आपका सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेल्ट का, इन सब पर भी ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। यदि हम ड्राई सिलिका सैंड की बात करते हैं तो ड्राई सिलिका सैंड के लिए हाई एंगल ऑफ रिपोज होता है। इसका मतलब जो आपका कन्वेयर होगा, ठीक है, इसका मतलब जो आपका कन्वेयर होगा वो स्टीपर एंगल पे होगा और वहाँ पर कोई स्लाइडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि आपका फाउंड्री सैंड भी होता है वो मोर कोहेसिव, फाउंड्री सैंड आपका मोर कोहेसिव होता है। मोर कोहेसिव होने का आपका लो एंगल ऑफ रिपोज होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है स्लाइड डाउन होने के लिए आपका इंक्लिनेशन जो है वो आपका स्टीप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टीप इंक्लिनेशन होगा। इसका मतलब वहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो परमिसिबल इंक्लिनेशन होता है बेल्ट कन्वेयर का फाउंड्री सैंड के लिए वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पर लोअर एंगल ऑफ रिपोज आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फाउंड्री सैंड, ठीक है। बाकी यदि हम वेट के लिए बात करते हैं तो वेट के लिए यदि हमारा होगा तो वहाँ पर बहुत ही लो एंगल ऑफ रिपोज होगा, तो वहाँ पर बेल्ट कन्वेयर आपका डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना, तो वहाँ पर हम स्क्रू कन्वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच मैथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द वेस्ट इज डम्प्ड इन द सॉइल। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं अपने वेस्ट को सॉइल में डंप करते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स विच यूज टू डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इनमें एक आपका जो है लैंडफिल है। अब लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को एक पिट जो है एक पिट प्रिपेयर करते हैं अपने लैंड में, जिसको हम क्या कहते हैं, इस पिट को कहते हैं लैंडफिल। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं लैंडफिल, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंडफिल। अब क्या करते हैं इस लैंडफिल में जो है अपने जो वेस्ट हैं, ठीक है, उसका डिस्पोजल करते हैं। अब इस लैंडफिल को हम अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा डिज़ाइन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, जो कि क्या हो, जो हमारे फॉल गैसेज वगैरह हों, ठीक है, जो हमारे हार्मफुल गैसेज हों, लीचेट हो, वो आपका जो है बाहर ना निकले। क्योंकि क्या होता है कि जब बरसात के समय में इसमें से जो लीचेट होता है वो बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैंडफिल को ऐसे डिजाइन, और इसमें क्या करते हैं अपने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इस लैंडफिल में ले जाते हैं। और उस लैंडफिल को सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका पॉपुलेशन एरिया है, ठीक है, जो आपका पॉपुलेशन एरिया है उससे दूर रखते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको जो है रिमोट एरियाज़ में रखते हैं, जिससे आपका जो सराउंडिंग कम्युनिटीज़ है उसके उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसको हम अपना रिमोट एरियाज़ में प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं अपने वेस्ट को जो है कॉम्पैक्ट करते हैं और डिफरेंट लेयर्स में उसको 3-4 लेयर में हम कॉम्पैक्ट करके ऊपर से उसको क्या करते हैं इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से प्रिवेंट करने के लिए उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। अब जिसके कारण क्या होता है इसको ऐसे डिजाइन करेंगे कलेक्शन हो जाए और लीचेट का जो है वो आपका जो है डिकम्पोजिशन का बाहर ना निकले। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना होता है। तो कौन सा ऐसा मेथड है, ये आपका लैंड फिलिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सॉइल में डंप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है व्हाट इज कोपिंग। कह रहा है कोपिंग क्या होता है, ठीक है। तो कोपिंग की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा एक्सटर्नल वॉल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल पर जो सीपेज, वाटर के सीपेज को प्रिवेंट करने के लिए
हम क्या करते हैं, एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं कोपिंग। जैसे यहाँ पर हमारा एक एक्सटर्नल वॉल दिखा रखा है आपका, तो ये यहाँ पर जो है जो आपका रेनफॉल वगैरह होगा तो यहाँ पर जो है ये हम प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा कोर्स जो कि आपका सीपेज को, वाटर के सीपेज को यहाँ पर आने से प्रिवेंट करता है, इसको हम कहते हैं कोपिंग। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक कवरिंग ऑफ कॉन्क्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल, तो इसको हम कहते हैं कोपिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है बेंच मार्क इज इस्टेब्लिश्ड बाई, कह रहा है बेंच मार्क जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, स्पिरिट लेवलिंग के द्वारा, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग के द्वारा, बैरोमेट्रिक लेवलिंग के द्वारा, या ट्रैग्नोमेट्रिक लेवलिंग के द्वारा। अब यदि हम बात करते हैं बेंच मार्क की, ठीक है, किसकी, बेंच मार्क, जिसको हम बीएम से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीएम से लिखते हैं, बेंच मार्क। अब ये कई प्रकार के बेंच मार्क, टेम्प्रोरी बेंच मार्क, परमानेंट बेंच मार्क, तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ, ये चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। पहले हम समझते हैं बेंच मार्क क्या होता है। तो बेंच मार्क की यदि हम बात करते हैं, ये आपका एक प्रकार का पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने अदर डिस्टेंसेस को, अदर हाइट्स को जो है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, अदर एलिवेशंस को हम क्या करते हैं अपने सर्वेइंग में मेजर करते हैं। अब बेंचमार्क की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का नोन एलिवेशन होता है। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क आपका नोन एलिवेशन होता है। क्या होता है, ये आपका नोन एलिवेशन होता है, जो कि आपका परमानेंट हो जाता है। किसी भी इसके रेफरेंस में ही हम सबको मेजर करेंगे तो ये आपका परमानेंट हो जाता है मार्क, जो कि आपका नोन एलिवेशन पर बनाया जाता है, और जिससे हम अदर टोपोग्राफ, ये आपका नॉन एलिवेशन पे होता है, जिससे हम अदर टोपोग्राफिकल आपके जो पॉइंट्स हैं उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब बेंच मार्क को स्टेब्लिश हम किसके द्वारा करते हैं, तो इसको हम स्टेब्लिश करते हैं स्पिरिट लेवल के द्वारा। और स्पिरिट लेवल में क्या होता है, स्पिरिट लेवल आपका एक टेलीस्कोप होता है, इसमें क्रॉस हेयर होता है, और उस पर एक आपका ट्यूब लेवल लगा होता है, जिससे हम अपना ये बता सकते हैं कि आपका जो स्पिरिट लेवल है वो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस में है या नहीं, उसको बबल जो उसमें होता है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यदि हम बेंचमार्क एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा करते हैं, तो हम स्पिरिट लेवलिंग के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। किसके लिए करते हैं, तो हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस को जानने के लिए, जिससे हम एक नॉन एलिवेशन जान सकें, जिससे हम अदर मेजरमेंट अपने टोपोग्राफिकल पॉइंट्स के ले सकें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन केस ऑफ वेब क्रिपलिंग द डिस्पर्जन लोड फ्रॉम बियरिंग प्लेट टेक्स प्लेस एट, कह रहा है कि वेब क्रिपलिंग के केस में जो डिस्पर्जन ऑफ लोड होता है बियरिंग प्लेट का, वो किस एंगल पे होता है। अब यदि हम वेब क्रिपलिंग की बात करते हैं, अच्छा वेब क्रिपलिंग आपको कब देखने को मिलता है, तो जब आपका कोई बीम है उस पर कोई कॉन्सनट्रेटेड लोड आ रहा है, जिसके कारण रिएक्शन, अब सपोर्ट पे रिएक्शन डेवलप होगा। अब इसके कारण आपको हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस भी आपको डेवलप होंगी, जिसके कारण आपका जो लोअर फ्लेंज कहें या अपर फ्लेंज कहें, उसके पास आपको जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, जिसके कारण वहाँ पर वेब क्रिपलिंग देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है, वेयरिंग फेल्योर हो सकता है, ये सब आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए कोई बीम, आपका बीम सेक्शन है, यदि वो क्रिपलिंग में सेफ है, इसका मतलब वो बकलिंग में भी सेफ होता है। ठीक है, और लोड डिस्पर्जन एंगल की यदि हम बात करते हैं बेयरिंग प्लेट का 30 डिग्री। अच्छा, वेब क्रिपलिंग के लिए लोड डिस्पर्जन एंगल आपका जो है 30 डिग्री होता है, बट यदि हम वेब बकलिंग की यदि हम बात करते हैं, किसके लिए, यदि हम बात करते हैं वेब बकलिंग की, यदि हम क्वेश्चन पूछ दे तो वेब बकलिंग के लिए यदि हम बात करते हैं तो लोड डिस्पर्जन एंगल आपका 45 डिग्री होता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, वेब क्रिपलिंग के लिए पूछे तो लोड डिस्पर्जन एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। वेब बकलिंग के लिए यदि लोड डिस्पर्जन एंगल पूछे तो वो आपका 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है आपका किसके लिए, तो वेब क्रिपलिंग के लिए आपको पूछ रहा है डिस्पर्जन ऑफ लोड, ये आपका किस एंगल पे होगा, तो ये आपका होगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया कवर्ड बाई ऑल फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड, कह रहा है जो बिल्डिंग का, कह रहा है कि सभी फ्लोर्स के द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन क्या कह रखा है आपका, फ्लोर एरिया, बिल्टअप एरिया, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या कारपेट एरिया। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, फ्लोर बिल्टअप, यदि हम बिल्टअप एरिया की बात करते हैं, बिल्टअप कवर्ड एरिया, जिसको हम प्लिंथ एरिया भी कहते हैं। प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया आपका टोटल बिल्टअप कवर्ड ऑफ एरिया होता है, जो कि हम अपने एनी स्टोरी, प्रत्येक स्टोरी फ्लोर लेवल पे हम मेजर करते हैं। ठीक है, बेसमेंट पे भी मेजर करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, तो आपका बिल्टअप कवर्ड एरिया मेजर्ड एट फ्लोर लेवल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपना उसको ही हम प्लिंथ एरिया कहते हैं, और प्लिंथ एरिया को ही हम क्या कहते हैं, बिल्टअप एरिया कहते हैं। ठीक है, इस पे आपको
इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये आपका कारपेट एरिया से 10 से 20% होता है अधिक, ठीक है। क्योंकि कारपेट एरिया में हम क्या करते हैं, कारपेट एरिया आपका प्लिंथ एरिया माइनस हम क्या करते हैं, आपका एरिया ऑफ वॉल को माइनस कर देते हैं, तो आपका आता है कारपेट एरिया। तो यदि हम प्लिंथ एरिया की बात करते हैं तो ये आपका कारपेट एरिया से 10 से 20% ज़्यादा होता है। तो यदि कह रहा है कि कौन सा एरिया आपका है जो आपका कवर करता है आपका बिल्डिंग में फ्लोर को, तो वो होता है आपका बिल्टअप एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द पॉइंट वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट टू ए सर्कुलर कर्व इज कॉल्ड एज। कह रहा है आपका पॉइंट जहां पर आपका जो है अलाइनमेंट चेंज होता है, कहाँ से, स्ट्रेट लाइन से टेंजेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट से आपका सर्कुलर कर्व में चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिनिशिंग मार्क। ये भी बहुत इजी आपके जो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से पिक कर सकते हैं केवल ऑप्शन से ही। बट मैं बताता हूँ आपको, अगर पॉइंट यदि हम बैक टेंजेंट की, फर्स्ट टेंजेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो टेंजेंट लाइन होता है प्रीसीडिंग कर्व में, ठीक है, जो प्रीसीडिंग कर्व में जो टेंजेंट लाइन होता है उसको हम कहते हैं बैक टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, चलिए आपको अभी दिखाऊंगा एक एक चीज़ें, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है, जिसको हम सेकंड टेंजेंट करते हैं, तो आपका जो टेंजेंट लाइन जो कर्व को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं आपका फॉरवर्ड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, तो ये आपका ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपका बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं इसमें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपका बैक टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट। देखिए ये आपका बैक टेंजेंट है, ये आपका बैक टेंजेंट, ये आपका फॉरवर्ड टेंजेंट, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कर्व की यदि हम बात करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है, तो आपका बिगिनिंग पॉइंट ऑफ कर्व जहाँ पर अलाइनमेंट आपका स्ट्रेट से कर्व में चेंज होता है, अलाइनमेंट आपका क्या होता है, स्ट्रेट से कर्व में चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। यदि हम पॉइंट ऑफ कर्व की यदि हम बात करते हैं, तो आपका ये रहा, देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, स्ट्रेट है, यहाँ तक स्ट्रेट, यहाँ से आप कर्व, होते ये आपका T1 जो होता है ना, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ कर्व। यदि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ये आपका एंडिंग, देखिए पॉइंट ऑफ कर्व क्या हुआ, बिगिनिंग पॉइंट हुआ, टेंजेंसी क्या हुआ, पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व, जहाँ पर अलाइनमेंट आपका कर्व से स्ट्रेट में आता है, ठीक है, कर्व से स्ट्रेट में आता है, कर्व से स्ट्रेट आता है, तो आपका T2 क्या है, कर्व से स्ट्रेट में आ रहा है, इसको हम कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आई होप आपको सारी डेफिनेशंस आपके कर्व के समझ में आए हों। कह रहा है कि आपका जहाँ पे अलाइनमेंट स्ट्रेट से सर्कुलर में चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एन इंक्रीज इन लोड एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर इज लाइकली टू कॉज फेल्यूर। कह रहा है आपका जो है, हम लोड को इंक्रीज करते हैं फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर पे, तो कह रहा है कि फेल्यूर कहाँ कॉज होगा, फ्री एंड पर, आपका एनीवेयर इन द बीम, एट द मिड ऑफ द बीम, या एट द फिक्स सपोर्ट एंड। अच्छा यदि हम बात करते हैं, हमारे पास एक कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उस पर मान लीजिए उसका फ्री एंड है, उसके फ्री एंड पे क्या लगा है, कोई पॉइंट लोड, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर फ्री एंड पे क्या लगा हुआ है, आपका पॉइंट लोड लगा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा, फिक्स्ड एंड पर, फिक्स्ड एंड पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम WL देखने को मिलता है ना, कहाँ पर, फिक्स्ड एंड पर। तो यदि हम लोड को इंक्रीज करते हैं, तो आपका फेल्योर कहाँ पर दिखेगा, फेल्योर भी आपके फिक्स्ड सपोर्ट एंड जो आपका है वहाँ पर फेल्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज होते चला जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट द फिक्स सपोर्ट एंड, ठीक है, कहाँ पर, एट द फिक्स सपोर्ट एंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ग्रेवल इज। कह रहा है ग्रेवल की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है वो आपकी कितनी होती है, लेस देन 10 इंटू पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिटवीन 1 and 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिटवीन 1 into 10 to the power -6 and 1 into 10 to the power -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या बिटवीन 0.001 and 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपका जो है, ये आपका एवरेज साइज ऑफ पोर्स वगैरह पर जो है आपका डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, सॉइल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अब डिफरेंट हमारे जो है आपके टाइप्स ऑफ सॉइल है जिनके डिफरेंट आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी देखने को मिलती है। अच्छा ग्रेवल की यदि हम बात करते हैं, तो ग्रेवल का एवरेज साइज कितना होता है, 80 mm to 4.75 mm,
और यहाँ पर जो परमिबिलिटी कोफिशिएंट की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका कितना होता है, ये ग्रेटर देन 1 होता है, एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा होगा। सैंड के लिए यदि हम बात करते हैं, सैंड की एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है, 4.75 mm से 0.075 mm होता है। और इसके लिए यदि हम परमिबिलिटी कोफिशिएंट की बात करते हैं कितना आता है, 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिल्ट की यदि हम बात करते हैं, सिल्ट का एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है, 0.075 mm से लेकर के 0.002 mm। और परमिबिलिटी कोफिशिएंट की यदि हम बात करते हैं 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्ले की यदि हम बात करते हैं, क्ले का एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है आपका, लेस देन 0.002 mm। और यहाँ पर परमिबिलिटी कोफिशिएंट आपका लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलता है। अब यदि हम बात करते हैं ग्रेवल के लिए, तो एक से ज़्यादा कौन सा वैल्यू दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ए लॉन्गिट्यूडनल क्रैक विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग इन वुड इज कॉल्ड। कह रहा है एक लॉन्गिट्यूडनल क्रैक जो कि आपका यूजुअली एनुअल रिंग के नॉर्मल होता है आपके वुड में, कहता है उसको क्या कहते हैं, स्टार सेक, हार्ट सेक, कप सेक या चेक्स। अच्छा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट वेरियस डिफेक्ट्स है बीम में जो कि आपका एबनॉर्मल ग्रोथ या टिश्यूज़ के रप्चर के कारण आपको जो है नेचुरल फोर्सेज के कारण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें यदि हम चेक्स की बात करते हैं, चेक्स क्या होते हैं, चेक्स आपके लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होते हैं जो कि आपका यूजुअली नॉर्मल टू द एनुअल रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो वुड होता है, जो टिम्बर है, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी को आपका एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल, जो क्रैक्स बन जाते हैं उसमें क्या होता है आपका मॉइस्चर और एयर अवेलेबल हो जाता है, जिसके कारण वो आपका ड्यूरेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। सेक्स की यदि हम बात करते हैं, सेक्स क्या होते हैं, तो सेक्स आपके जो है लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन आपके वुड होते हैं, जो एनुअल रिंग्स के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन वुड्स का हो जाता है उसको हम कहते हैं सेक, ठीक है। अब यदि हम सेक्स की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ट सेक होता है, ठीक है। अब हार्ट सेक की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका श्रिंकेज ऑफ हार्टवुड के कारण होता है, जिसमें आपका ट्री क्या होता है, ओवर मैच्योर ट्री में, ये आपका हार्ट सेक आपका ओवर मैच्योर ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं जो क्रैक होता है वो आपका पिच से आपके जो है सैपवुड की ओर होता है, जिसमें आपका सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे वाइडर क्रैक सेंटर पे वाइडर होते हैं, यहाँ पे देखिए सेंटर पे वाइडर हैं और आपका बाहर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो है पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो ये होता है आपका हार्ट सेक। स्टार सेक की यदि हम बात करते हैं तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार सेक में आपका रेडियल क्रैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि सरकमफ्रेंसेस पे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंटर की ओर पतला होता है और ऊपर की ओर जाकर के आपका ये वाइड हो जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर जाके बाहर की ओर वाइड हो जाता है, ये होते हैं आपके स्टार सेक। ऐसे ही रिंड कैल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका किसके कारण होता है, तो आपका कोई आपका जब अपने न्यू एज में न्यूली डेवलप कोई आपका लेयर होता है उस पर यदि कोई चोट लग गया, इरेगुलर मैनर में कटिंग हो गई, वहाँ पर वाउंड के कारण आपको जो है रिंकल देखने को मिलता है। तो यदि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैक आपका नॉर्मल टू द एनुअल रिंग है आपके टिम्बर के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका चेक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं मोर्टार और कॉन्क्रीट कन्वेड थ्रू प्रेशर होस एंड अप्लाइड पेन्यूमेटिकली एट हाई वेलोसिटी ऑन स्ट्रक्चरल सरफेस इज कॉल्ड। कह रहे हैं आपका जो मोर्टार है, ठीक है, हम उसको हाई प्रेशर से या हम पेन्यूमेटिकली क्या कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी से अपने स्ट्रक्चरल सरफेस पे अप्लाई करते हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं। यदि हम बात करते हैं शॉर्टकट या गनेटिंग की, यदि हम बात करते हैं शॉर्टकट या गनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मोर्टार या कंक्रीट को हम हाई प्रेशर और पेन्यूमेटिकली हम हाई वेलोसिटी से अपने सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, तो आपका ये आपका मेजर रिपेयर वर्क अपने कोई आपका सरफेस के मेजर रिपेयर वर्क में यूज में लाया जाता है। इसके द्वारा हम वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ओवरहेड सरफेसेस की रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका अंडर रेनफोर्स्ड हो या आपका रेनफोर्स्ड हो, सभी एरियाज में रिपेयरिंग इसके द्वारा हम कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, गनेटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा था द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज यूजुअली। कह रहा है जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसका क्लीनिंग पीरियड जो होता है यूजुअली कितना होता है, 5 to 10 days, 3 months to 6 months, 1 month to 3 months या 2 week to 3 week। यदि हम स्लो सैंड फिल्टर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये स्लो सैंड फिल्टर किसका बना होता है, ये आपका फाइन सैंड और यहाँ पर सपोर्ट में ग्रेवल प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करता है कि आपका जो है सरफेस के नियर आपका जो बेड होता है, ठीक है, वहाँ पर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद में हम उसके बाद में क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग के लिए हम स्क्रैकिंग करते हैं, क्या करते हैं, जो टॉप लेयर होता है सैंड का,
ठीक है, जिस पे पार्टिकल कंटेन्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैप करके क्लीनिंग करते हैं। अब इस क्लीनिंग की यदि हम बात करते हैं, इसकी क्लीनिंग के लिए हम अपना जो सैंड का टॉप लेयर है ना, उसका 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक सैंड को क्या करते हैं, हम स्क्रैप करके रिमूव कर देते हैं प्रत्येक बार। ठीक है, जब हम क्लीनिंग करेंगे तो इतना हम अपना लेयर रिमूव करेंगे। फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग आपका 1 से 3 महीने पे करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन के लिए हम बात करते हैं स्लो सेंट फिल्टर के लिए, तो 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है आपका फिल्टर एरिया के लिए। ठीक है, ये आपका स्मॉलर प्लांट वगैरह जो विलेज में उनके लिए यूज में लाया जाता है। यदि हम रैपिड सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो ये आपका लार्जर सेंट ग्रेन्स के द्वारा बने होते हैं, जिनको जो है ग्रेवल का द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये भी आपके पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने बेड पर। ठीक है, इनकी क्लीनिंग हम बैक वॉशिंग से करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, बैक वॉशिंग के द्वारा करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बैक वॉशिंग करते हैं, जिससे आपके पार्टिकल्स लिफ्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लीनिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसकी क्लीनिंग यूजुअली हम वॉशिंग पीरियड जो होता है वो 24 से 28 आवर्स होता है। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सेंट फिल्टर, तो 3 मंथ। ठीक है, 1 मंथ टू 3 मंथ होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं रैपिड सेंट फिल्टर का 24 टू 48 आवर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ CPVC विच डिफर्स इट फ्रॉम PVC इज। कह रहा है कि आपका कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपका जो क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो आपका जो है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से अलग होता है। ठीक है, किसके कारण, कौन सा सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है, इंप्रूव्ड हीट रेसिस्टेंस, हायर स्क्रैप वैल्यू, हेवी वेट, या डिक्रीज हीट रेसिस्टेंस। अब यदि हम बात करते हैं CPVC की, यदि हम बात करते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है आपका, क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये PVC से डिफर होता है, क्यों, क्योंकि इसका हीट रेसिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका मॉडिफाइड होता है, जिसमें हायर क्लोरीन कंटेंट हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी PVC ही है, ये PVC का एक मॉडिफाइड आपका जो है फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, हायर क्लोराइड कंटेंट इंक्लूड करते हैं, जिसके कारण CPVC की जो हीट ऑफ रेसिस्टेंस होती है हायर आती है, और इसको हम 200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक के लिए यूज में ला सकते हैं, जबकि PVC को हम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए ही यूज में ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं PVC की स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है CPVC से, क्यों, क्योंकि आपका इसके कारण जानते हैं क्या होता है, उसका रिसाइकलिंग जो होता है ना वो आपका इजीली होता है। ठीक है, PVC आपका हेवियर भी होता है CPVC से, क्योंकि उसकी हाई डेंसिटी होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो आपका इंप्रूव्ड हीट रेसिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट विथ इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ द बीम थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग ऑन द बीम हैज टू पास थ्रू टू इंश्योर प्योर बेंडिंग विदाउट ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसा पॉइंट जो कि आपका बीम के प्लेन के क्रॉस सेक्शन में एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू यदि आपका एक्सटर्नल लोडिंग का रिजल्टेंट पास हो रहा है, तो कह रहा है कि आपका बेंडिंग तो हो लेकिन वहाँ पर कोई ट्विस्टिंग क्रॉस सेक्शन में देखने को बीम के ना मिले, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इलास्टिक सेंटर, मोमेंट सेंटर, शियर सेंटर, या सेंट्रोइड। अब यदि हम शियर सेंटर की बात करते हैं, शियर सेंटर क्या होता है, शियर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पर से यदि कॉन्सेंट्रेटेड लोड पास करता है तो वहाँ पर केवल आपका बेंडिंग देखने को मिलता है, वहाँ पर कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ ट्विस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आपका रिजल्टेंट ऑफ शियर जो है वो पास करता है, और ये आपका ट्विस्टिंग को अवॉइड करता है, केवल बेंडिंग आपका कॉज होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे नेसेसरी बात क्या है कि आपके फोर्सेज जो होते हैं ना वो एक पार्टिकुलर पॉइंट होता है वहाँ से पास होने चाहिए। ठीक है, यदि वहाँ और सेंट्रोइड से कोइंसाइड, सेंट्रोइड से तो कोइंसाइड होना ही नहीं चाहिए, सेंट्रोइड से कोइंसाइड हो गए तो इसका मतलब वहाँ पर ट्विस्टिंग जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो कौन सा पॉइंट है आपका, तो वो पॉइंट है शियर सेंटर, जहाँ से आप पर यदि कोई लोड, एक्सटर्नल लोड का आपका जो रिजल्टेंट पास करता है क्रॉस सेक्शन का, तो वहाँ पर केवल प्योर बेंडिंग देखने को मिलता है, ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलता, उसको कहते हैं शियर सेंटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इन ऑटोकैड ए सिलेंडर कैन बी क्रिएटेड बाय ड्राइंग ए रेक्टेंगुलर शेप यूजिंग डॉट टूल, विच टूल। कह रहा है आपका ऑटोकैड में यदि हमको कोई सिलेंडर को क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है
रेक्टेंगुलर शेप का यूज करके, तो कह रहा है किस टूल का यूज करेंगे। अब यदि ऑटो कैड में आपको, ठीक है, यदि ऑटो कैड में आपको यदि सिलेंडर को क्रिएट करना है और हमको रेक्टेंगुलर शेप का यूज करके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर शेप, हम रेक्टेंगल कमांड देंगे, रेक्टेंगल कमांड दे करके एक रेक्टेंगुलर शेप अपना लेंगे पहले। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और रिवॉल्व कमांड देंगे। कौन सा कमांड, रिवॉल्व कमांड देंगे, जिससे आपका 3D मॉडलिंग आपका पैनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका स्पेसिफिक रिवोल्यूशन होएगा और आपका 2 पॉइंट्स पे हम क्लिक करेंगे ड्राइंग के लिए, ठीक है, जिससे स्पेसिफिक रिवोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और आपका जो है सिलेंडर क्रिएट होगा। बाद में ओके बटन क्लिक करेंगे तो आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं, तो ऑटो कैड में हम यदि बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर शेप का यूज करके यदि हमको सिलेंडर बनाना है, तो हम रिवॉल्व आपका जो है कमांड उसको यूज में लाएंगे, ठीक है, किसको, रिवॉल्व कमांड को यूज में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ एंड N आर द फंक्शन ऑफ। यदि हम बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के, यदि हम टरजागी कैपेसिटी फैक्टर्स जो NC, NQ, N गामा की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका डिपेंड करते हैं किस पे, तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पे आपका जो है ये डिपेंड करते हैं, और ये आपके जो है डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, और ये इनका रिलेशन आप लोग देख सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल पे आपके डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन केस कॉन्क्रीट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय पंपिंग द स्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट शुड बी। यदि कह रहा है कि आपका जो है किसी केस में यदि हम पंपिंग के द्वारा कॉन्क्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो स्लम्प वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 सेंटीमीटर, बिटवीन 5 to 7 सेंटीमीटर, आपका मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, या बिटवीन 2.5 to 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यदि हम बात करते हैं स्लम्प टेस्ट की, स्लम्प टेस्ट किसके लिए करते हैं, हम स्लम्प टेस्ट जो है अपनी कॉन्क्रीट की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये आपका ईज ऑफ वर्क, कंसिस्टेंसी का मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या, आपका ईज ऑफ वर्क, इजीली आप वर्क कर सकते हैं, वो उसकी कंसिस्टेंसी बताती है, ठीक, कितना कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, तो आपका इसको फाइंड करने के लिए हम अपना स्लम्प टेस्ट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्लम्प वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्रीट्स के प्लेसिंग के लिए, ठीक है, प्लेसिंग कंडीशंस के लिए। यदि आपका ब्लीडिंग कंक्रीट है, सेलो सेक्शन है, पेमेंट यूजिंग पेवर्स है, तो वहाँ पर डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो देखने को मिलती है, वहाँ कोई स्लम्प वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। मॉस कंक्रीट, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम, फ्लोर, यदि आपको ये सब चीज़ें, स्ट्रिप फुटिंग, वहाँ पर लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है, और स्लम्प वैल्यू आपका 27 to 75 mm होता है। हेवली रेनफोर्स सेक्शन आपका स्लैब में है, बीम है, वॉल कॉलम है, स्लीप वर्क या पंप इसके लिए मीडियम होता है, तो इसके लिए तो आपका 50 to 100 होता है। और यदि आपका स्लीप फॉर्म वर्क है या पंप्ड कंक्रीट है, जो ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है, तो उसके लिए आपका 75 to 100 mm आता है, ठीक है। यदि आपका ट्रेंच फिल इंसिटू फिलिंग की बात करते हैं, तो आपका हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी 100 to 150 mm आपका स्लम्प वैल्यू, और ट्रिमी कंक्रीट के लिए आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मिलता है, और इसके लिए कोई स्लम्प वैल्यू आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, तो आपका सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5 to 7.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन विकाट apparatus द पेस्ट इज सेड टू बी ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इफ द रॉड पेनिट्रेट्स। कह रहा है विकाट apparatus में जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपका प्लेट की होती है, कब कहते हैं, अगर कितना रॉड पेनिट्रेट आपका करे, तो उसको हम कहेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। 33 to 35 mm, 23 to 25 mm, 5 to 10 mm या 1 mm। अब यदि हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो हमारा सीमेंट पेस्ट होता है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब आपका कंसिस्टेंसी में जो विकाट प्लंजर होता है, वो आपका 5 to 7 आपका जो है फ्रॉम बॉटम से विकाट जो है आपका मोल्ड में वो आपका क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, या 33 से 35 आपका टॉप से पेनिट्रेट कर जाए, वो उसका नॉर्मल कंसिस्टेंसी को बताता है, ठीक है। अब इसका यूज हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, इन सब को फाइंड करने में करते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा विकाट apparatus, ठीक है, ये इसका प्लंजर वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की यदि हम बात करते हैं, तो आपका जितना हम कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपका 0.85 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, तो क्या कह रहा है आपका, किस पर,
तो रॉड आपका यदि बॉटम से 33 टू 35 आपका पेनिट्रेट करता है तो उसको हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी, और टॉप से यदि बात करते हैं तो 5 टू 7 चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इथ्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय द, कह रहा है कि वाटर बॉडीज जो होती हैं उनका इथ्रोफिकेशन की यदि हम बात करते हैं ये किसके कारण होता है? एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ क्लोराइड्स, या डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब यदि हम बात करते हैं एथ्रोफिकेशन की, इसमें क्या होता है? एथ्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेलरेटेड ग्रोथ होता है किसकी? एल्गी का। ठीक है, किसके कारण होता है? तो जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें जब एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यदि इनका एक्सेसिव जो है आपका जो है वहाँ पर डिस्चार्ज होता है तो इसके कारण एथ्रोफिकेशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेटेड एल्गी का ग्रोथ होता है। अब यदि एथ्रोफिकेशन होगा तो वहाँ पर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आपकी एल्गीज ले लेंगी। यहाँ पर वाटर में जो आपका जो उसके वाटर में जो हमारे जीव हैं तो वहाँ पर उनकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जिसके कारण एल्गल ब्लूम्स भी देखने को मिलता है। ये किसके कारण होता है? ये आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है द पर्पस ऑफ ए वेल पॉइंट सिस्टम इज, कह रहा है कि एक वेल पॉइंट सिस्टम है उसका पर्पस क्या होता है? डिसिल्टिंग, डीवाटरिंग, रेसिस्टिंग सॉइल प्रेशर, या फॉर्मिंग अंडर वाटर फाउंडेशन। अब यदि हम बात करते हैं, ठीक है, अपना जो वेल पॉइंट सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ये आपका वेल का एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज हम क्या किसके लिए करते हैं? जिसका यूज हम वाटर टेबल को जो है लोअर डाउन करने के लिए करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो ये आप कब करते हैं? वेरियस रीजन हो सकते हैं, जैसे हमको कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सकेवेशन करना है तो उसके लिए करते हैं। ठीक है, यदि हमको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को आपका रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है तो करते हैं डिवाटरिंग। हमको स्लोप को स्टेबलाइज करना है, ठीक है, हमको फ्लडेड एरिया को डिवाटरिंग करनी है, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? वेल पॉइंट सिस्टम के यदि हम बात करते हैं इसमें सीरीज ऑफ स्मॉल डायमीटर्स के पाइप जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं आपके। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पैरामीटर्स के होते हैं, जिसके बाद हम क्या करते हैं? आपका एरिया को डिवाटर करते हैं। ठीक है, इन वेल्स को क्या करते हैं? पाइप के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण वाटर रिमूव होता है। ठीक है, और यदि हम डिसिल्टिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? हम वाटर से सिल्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वेल पॉइंट सिस्टम हम डिवाटरिंग के यूज में लाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है डॉट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स, स्पेलिंग, पॉप आउट, स्ट्रेनिंग एंड कोरोजन। अच्छा, कह रहा है जो आपका कलेक्टिव टर्म जो होता है ना, डिफेक्ट जैसे क्रैक हो गया, स्पेलिंग हो गया, पॉप आउट हो गया, स्ट्रेनिंग हो गया, कोरोजन, इनके लिए कलेक्टिव टर्म यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं, डिस्ट्रेस आपका जो है डिस्ट्रेस एक ऐसा कलेक्टिव टर्म है जो कि आपका जो प्रॉब्लम्स जैसे क्रैक, स्पेल्स, पॉप आउट्स, कोरोजन, स्ट्रेनिंग, डीके, इन सब के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रेस, यदि डिस्ट्रेस कहीं लिखा है इसका मतलब ये क्या बता रहा है? ये आपको डिफेक्ट्स वगैरह को जो है इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए रेलवे यार्ड इन विच वैगन्स आर रिसीव्ड, सॉर्टेड एंड न्यू गुड्स ट्रेन्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। कह रहा है आपका कह रहा है कि रेलवे यार्ड जहाँ पर आपके वैगन्स रिसीव होते हैं, उनकी शॉर्टनिंग होती है, न्यू गुड्स जो है आपके ट्रेन पर दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? शंटिंग यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, स्टेशन यार्ड, या गुड यार्ड। ठीक है, अब यदि मार्शलिंग यार्ड की यदि हम बात करते हैं, मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? तो मार्शलिंग यार्ड जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर आपके जो ट्रेन है वहाँ पर गुड्स को हम क्या करते हैं? गुड्स को लोड करते हैं, या गुड्स को हम क्या करते हैं वहाँ पर उसको रिसीव करते हैं। तो ये होता है मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड पर ही हम क्या करते हैं? अपने मशीन होते हैं जो कि आपका रिसीविंग, शॉर्टनिंग की प्रोसेस, डिस्पैचिंग वगैरह प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके मार्शलिंग यार्ड्स होते हैं, जिसमें आपका फ्लैट यार्ड, हम्प यार्ड, ग्रेविटी यार्ड आपका आता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्शलिंग यार्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। The cost of construction including all expenditure incurred from beginning to the completion of work is called as, कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसमें सारे एक्सपेंडिचर आपके वर्क के बिगिनिंग से लेकर के कंप्लीशन तक के जो ऐड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, यदि हम बात करते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, या मटेरियल कॉस्ट। यदि हम बात करते हैं कैपिटल कॉस्ट की, कैपिटल कॉस्ट आपका ऐसा आपका कॉस्ट होता है जो कि आपका रेफर करता है कि आपका
कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और उसको कंप्लीट किया, तो स्टार्टिंग से उसे कंप्लीशन तक आपका कितना आपका एक्सपेंडिचर उस पर लगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल कॉस्ट। और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होता है कि आपने अपने कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक जो है मतलब साइंटिफिकली जो है आपने एक अनुमान लगाया कि हमारा कितना जो है उस पर जो है आपका एक्सपेंडिचर आएगा, उसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है सबसे पहले हम लोग इसको अपना इंश्योर करते हैं, इसको हम रफ कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इससे ही काम आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, तो कैपिटल कॉस्ट में हम पूरा एक्सपेंडिचर आपका स्टार्टिंग से एंड ऑफ वर्क तक अपना रखते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए फ्लूइड अटेन्स such velocities that vary from point to point in magnitude and direction as well as from instant to instant the flow is said to be। कह रहा है आपका यदि आपका फ्लूइड पार्टिकल्स जो होता है ऐसी वेलोसिटी को अटेन करता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है, इंस्टेंट टू इंस्टेंट भी चेंजिंग देखने को मिलती है, इस प्रकार के फ्लो को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। अब यदि हम बात करते हैं अपने फ्लूइड डायनामिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें आपका पार्टिकल्स जो होते हैं फ्लूइड के उनका इरेगुलर मूवमेंट, यहाँ पर देखिए इरेगुलर मूवमेंट, यहाँ पर इरेगुलर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी पैरेलल लेयर्स को फॉलो नहीं करते हैं, इनमें लेटरल मिक्सिंग बहुत ही हायर होती है। देखिए लेटरल मिक्सिंग यहाँ पर बहुत ही हायर होती है, ठीक है। और इसमें यदि हम बात करते हैं जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें आपका जो है कॉन्टिन्यूसली आपके जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में आपके पार्टिकल्स जो है वो आपका चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, इंस्टेंट टू इंस्टेंट आपको देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये होगा टर्बुलेंट फ्लो, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच टाइप ऑफ प्लान इज स्पेस लेफ्ट अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कह रहा है किस टाइप के प्लान में हम अपने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसके अराउंड स्पेस को लेफ्ट करते हैं, लैंडस्केप प्लान में, लाइन प्लान में, डिटेल्ड प्लान में या फाउंडेशन प्लान में। अब यदि हम लैंडस्केप प्लान की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है लैंडस्केप प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय हम कुछ स्पेस अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने से पहले चारों ओर छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ते हैं, तो आपके नेचुरल और मैन मेड फीचर्स जो होते हैं उनके अरेंजमेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए ये प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना ट्रीज वगैरह अपने फ्लावर्स वॉकवेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या अदर फीचर जो है अपने फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है लैंडस्केप प्लान, ठीक है। लाइन प्लान की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सिंपल प्लान होता है जो कि आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर के आउटलाइन को बताता है। डिटेल्ड प्लान की यदि हम बात करते हैं तो पूरे बिल्डिंग के लेआउट को जो है शो करता है डिटेल्ड में, जिसमें आपके लोकेशन, रूम, डोर, फ्लोर, विंडो क्या कैसे है सबको ये बताता है आपका डिटेल्ड प्लान। फाउंडेशन प्लान क्या होता है, तो फाउंडेशन प्लान आपका जो है ये आपके बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उसके लेआउट को बताता है। कह रहे कौन सा स्पेस वगैरह के लिए बताता है, तो वो आपका होता है लैंडस्केप प्लान, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है द टेम्पोररी ऑल अराउंड इंक्लोजर विच कीप्स द वाटर अवे फ्रॉम द वर्किंग एरिया बाय यूजिंग वर्टिकल बैरियर्स इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसा एक टेम्पोररी इंक्लोजर जो कि आपका वाटर को वर्किंग एरिया से दूर रखता है और जिसको हम वर्टिकली एक बैरियर के रूप में क्रिएट करते हैं, क्या कहते हैं, आर्च डैम, ग्रेविटी डैम, कॉफर डैम या अर्दन डैम। अब यदि हम कॉफर डैम की बात करते हैं, कॉफर डैम क्या होता है, कॉफर डैम एक प्रकार का ये आपका टेम्पोररी ऑल अराउंड इंक्लोजर होता है जो कि हम अपने कोई वर्किंग एरिया में बैरियर क्रिएट करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे हमारा जो वाटर होता है ना उस वर्किंग एरिया में ना आ सके, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन करना है, रिपेयर वर्क करना है, तो उसमें ड्राई कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम कॉफर डैम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है लेक्स वगैरह कोस्टल एरिया वगैरह में कंस्ट्रक्शन करते समय बनाया जाता है। बाकी अदर टाइप्स ऑफ डैम में आर्च डैम की बात करते हैं तो आर्च डैम आपका एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका ट्रांसफर ऑफ वाटर में जो है आपका आर्च सेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। आर्च डैम जो है आपका नैरो वैलीज या स्टीप साइड्स में हम क्रिएट करते हैं, वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ग्रेविटी डैम की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्क्रीट या मेसनरी डैम होते हैं जो कि अपने वेट के कारण जो है वाटर लोड को रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। अर्दन डैम की बात करते हैं तो ये अर्दन डैम आपके जो है कम्पैक्टेड सॉइल या नेचुरल मटेरियल्स वगैरह से बने होते हैं। ये आपका जो है वाटर स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल या इरिगेशन पर्पज़ के लिए मोस्ट कॉमनली यूज में लाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका जो है ऐसा टेम्पोररी इंक्लोजर जो कि वाटर को वर्किंग एरिया से दूर करने के लिए एक वर्टिकल बैरियर के रूप में बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉफर डैम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज नोन एज। कह रहा है आपका ट्रू मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो स्मॉलर एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका ट्रू बियरिंग, आर्बिट्रेरी बियरिंग, एजीमुथ या मैग्नेटिक बियरिंग। अब यदि हम बात करते हैं किसकी? एजीमुथ की। एजीमुथ क्या होता है? ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो कि आपका ट्रू मेरिडियन जो है आपका सर्वे लाइन के साथ बनाता है। तो आपका ट्रू मेरिडियन सर्वे लाइन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? एजीमुथ कहते हैं। ठीक है, ये हम नॉर्थ से ऑब्जर्व करते हैं। बाकी यदि मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करते हैं तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है? ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ से, आपका कोई भी मैग्नेटिक नॉर्थ से जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग करते हैं। ये आपका टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, डीप क्या होता है? तो ये आपका डीप की यदि हम बात करते हैं, ये आपका क्या होता है? ये आपका इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल जो आपका हॉरिजॉन्टल से होता है उसको हम डीप कहते हैं। आपका इक्वेटर पर डीप 0 होता है और नीडल आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, और यदि आपका 70 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 96 डिग्री वेस्ट लेटीट्यूड पे आपका डीप जो होता है 90 डिग्री होता है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपको पता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बनाता है ट्रू मेरिडियन से उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, वेस्ट और नॉर्थ से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंगल आपका सर्वे लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच उसको हम एजीमुथ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन इज डिफाइंड बाय कर्व्स कोरिस्पॉन्डिंग टू क्लासेस। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो आपका कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ होता है कंप्रेशन मेंबर का एक्सियल कंप्रेशन के केस में, जो कर्व्स जो क्लासेस जो दी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, यदि हम बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए तो यहाँ पर हम क्लासेस की बात करते हैं ना, तो आपके चार क्या क्या आपका मिलता है? ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके चार आपके क्या मिलते हैं? क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बकलिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें कर्व ए आपको किसको बताता है? कर्व आपका हॉट रोल्ड आई सेक्शन के लिए आपका बताता है। कर्व बी की यदि हम बात करते हैं ये आपका इम्परफेक्ट, एक्चुअली ये इम्परफेक्शन फैक्टर है। ठीक है, ये मीडियम इम्परफेक्शन को बताता है जो कि आपका रोल्ड आई सेक्शन के बकलिंग को बताता है। कर्व सी की यदि हम बात करते हैं ये आपका इम्परफेक्शन किसके लिए बताता है? चैनल एंगल्स, टी शेप्ड सेक्शन, थिक वेल्डेड बॉक्स के लिए बताता है। कर्व डी की यदि हम बात करते हैं ये आपका मैक्सिमम इम्परफेक्शन को बताता है जो कि हॉट रोल्ड आई सेक्शन विथ वेरी थिक फ्लेंज के साथ आपको बताता है। ठीक है, ये सब बकलिंग क्लास है। ठीक है, और आपका जो बिल्टअप मेंबर होते हैं वो बकलिंग क्लास सी में यूज होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है क्वाड्रेनियल रिपेयर इज डन इन। कह रहा है क्वाड्रेनियल रिपेयर आपका किस में डन होता है? ट्वाइस इन ए ईयर, 4 टाइम्स इन ए ईयर, अल्टरनेट ईयर या वंस इन ए ईयर। अच्छा, यदि हम बात करते हैं क्वाड्रेनियल रिपेयर की तो आपका 4 ईयर्स इन वंस होता है। ठीक है, सेमी एनुअल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ट्वाइस ए ईयर होता है। एनुअल की यदि हम बात करते हैं वंस इन ए ईयर, और बाई एनुअल की यदि हम बात करते हैं तो अकरिंग वंस एवरी 2 ईयर, 2 ईयर में एक बार आपका जो है जो रिपेयरिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आपका बाइनियल। क्वाड्रेनियल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कितना होगा? तो ये आपका 4 टाइम्स ए ईयर में यदि हम रिपेयरिंग करते हैं उसको हम कहते हैं क्वाड्रेनियल रिपेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है फुल आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग आर रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ एस्टिमेट। कर रहा है आपका फुल आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होता है किस टाइप के एस्टिमेट के लिए रिक्वायर्ड होता है? यदि हम बात करते हैं जो हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट होता है वो एक प्रकार से आपका कॉम्प्रिहेंसिव आपका एस्टिमेट होता है। ठीक है, जिसमें पूरे जो प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमको आपका डिटेल्ड आपका जो है आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिटेल्ड एस्टिमेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आपका फ्लोटिंग फाउंडेशन मीन्स। कह रहा है जो फ्लोटिंग फाउंडेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है ए नॉर्मल फाउंडेशन विच कैन राइज एंड फ्लोट ड्यूरिंग फ्लड्स। कह रहा है कि एक नॉर्मल फाउंडेशन जो कि आपका फ्लड के ड्यूरेशन में राइज और फ्लोट करता है। ओके, कह रहा है ए फाउंडेशन फ्लोटिंग ऑन वाटर लाइक बैरेज। कह रहा है वाटर लाइक बैरेजेस पर जो फाउंडेशन फ्लोट करता है, तो ये कितना मतलब ऐसे अनकंडीशनल चीज़ें बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है ए फाउंडेशन इन विच न्यू लोड ड्यू टू स्ट्रक्चरल आर इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल रिमूव बाई एक्सट्रैक्शन। कह रहा है आपका फाउंडेशन जिसमें जो न्यू लोड होता है स्ट्रक्चरल के कारण वो आपका इक्वल होता है जो आपने एक्सकेवेशन में अपना सॉइल जो है जितना वेट का रिमूव किया है। ये तो अच्छा है। कह रहा है ए फाउंडेशन कैन नॉट बी फ्लोटिंग टाइप अंडर एनी कंडीशन।
करेक्ट, कोई भी फाउंडेशन आपका किसी भी कंडीशन में फ्लोटिंग टाइप नहीं होता है। अब यदि हम बात करते हैं फ्लोटिंग टाइप फाउंडेशन की, फ्लोटिंग टाइप ऑफ फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन होता है जिसमें यदि हम न्यू लोड इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है किसके, जो हमने सॉइल एक्सट्रैक्ट किया है ना फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में जो हमने सॉइल एक्सट्रैक्ट किया है उसके लोड के इक्वल होता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि यहाँ पर ना ही आपको कोई सेटलिंग देखने को मिलती है, ना ही आपका एक्सेस प्रेशर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग फाउंडेशन का मतलब यही हुआ कि आपका एक फाउंडेशन जिसमें जो न्यूली लोड जो होता है स्ट्रक्चर का वो आपका इक्वल होता है एक्सकवेशन जो हमने अपने वेट ऑफ सॉइल किया है उसके इक्वल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ टनल कंस्ट्रक्शन इज नॉट सूटेबल इन रॉक्स। कह रहा है इनमें से कौन सा टनल कंस्ट्रक्शन का मेथड है जो रॉक के लिए सूटेबल नहीं। एक दो क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई में टनल से जरूर आ जाते हैं, कभी कभी आए हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी मैं खुद आपको टनल इंजीनियरिंग में गुप्ता एंड गुप्ता की पूरी सॉल्यूशन 1-2 दिन में लेकर आऊँगा टनल की, और मैं टनल इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट भी एक बार कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग आरआरबी जेईई के लिए टनल कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं कंप्रेस्ड एयर मेथड आपका टनलिंग की होती है, ठीक है, ये एक ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जो कि आपका सॉफ्ट या वाटर बियरिंग ग्राउंड पे यूज में लाया जाता है, ठीक है। ये आपको रॉक्स में सूटेबल होता है। अदर डिफरेंट मेथड हार्ड रॉक्स में कौन कौन से, फुल फेस मेथड है, हेडिंग एंड बेंच मेथड है, पायलट टनल मेथड है, पैरीमीटर मेथड ऑफ टनलिंग है, ड्रिफ्ट मेथड, ये सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना गुप्ता एंड गुप्ता के, उसमें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब पूरा करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा रॉक में यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड एयर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसके कैल्सिनेशन से ऑब्टेन किया जाता है। अब यदि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि हम बात करते हैं, इसको हम जब अपना जिप्सम जो होता है, जिप्सम का यदि हम कैल्सिनेशन करते हैं तो जिप्सम के कैल्सिनेशन से हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई ए सेट ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर शियर स्ट्रेसेस द डायगोनल प्लेन्स आर लाइकली टू हैव। कह रहा है यदि कोई बॉडी है उस पर जो है म्यूचुअल परपेंडिकुलर शियर स्ट्रेसेस हैं तो आपके डायगोनल प्लेन्स आपके जो है कौन से होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स पर आपको शियर स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आपका डायगोनल्स होगा ना वो आपके टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को बताता है। किसको इंडिकेट करेगा, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर और स्फेयर डिनोटेड। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा लाइन है जिसके द्वारा हम जो है एक्सिस ऑफ सिलेंडर या स्फेयर को डिनोट करते हैं। लैडर लाइन, सेक्शन लाइन, हिडन लाइन या सेंटर लाइन। यदि हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर या स्फेयर की बात करते हैं उसको हम सेंटर लाइन के द्वारा बताते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो कि आपका जो सेंटर होता है सर्कुलर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो होता है उससे पास होता है। ये आपका सिमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट को शो करता है, ठीक है। बाकी लेडर लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो लेडर लाइंस आपका जो है ये आपके डायमेंशंस, आपके जो ड्राइंग में होता है डायमेंशंस को कनेक्ट करने के लिए, नोट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। सेक्शन लाइन की यदि हम बात करते हैं आपका सेक्शनल व्यू को दिखाने के लिए, और हिडन लाइन आपको जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका जो पार्ट आपका विजिबल नहीं होता है उसको दिखाने के लिए ऐसे कुछ हम हिडन लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेंटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉलम विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ है। कह रहा है कौन सा ऐसा कॉलम का कंडीशन है जिसमें हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ देखने को मिलता है। वन एंड फिक्स्ड, अदर इंटायरली फ्री। कह रहे बोथ एंड्स हिंज्ड और पिन जॉइंटेड। कह रहे वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज्ड, बोथ एंड फिक्स। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सपोर्ट कंडीशन। यदि बोथ हैंड आपका जो है हिंज्ड होता है तो एल ई कितना, एल इफेक्टिव इक्वल टू एल आता है। यदि आपका बोथ एंड फिक्स्ड होता है तो एल ई कितना होता है, एल इफेक्टिव आपका L/2 आता है। वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज है तो आपका एल ई इक्वल टू कितना आता है, आपका L/√2 आता है। और वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री है तो एल ई इक्वल टू 2L आता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा किस में आया, तो बोथ एंड हिंज वाले केस में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला, ठीक है। सॉरी, वन एंड फिक्स और वन एंड हिंज पे ना सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। 2L आता है ना, उसमें 2L आता है। तो वन एंड फिक्स एंड अदर इंटायरली फ्री, इसमें 2L आता है, L इक्वल टू 2L सबसे ज़्यादा इसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ
इनर्शिया एंड विस्कस फोर्स एक्टिंग इन एनी फ्लो इग्नोरिंग अदर फोर्सेज इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स होता है उसका रेशियो जो होता है उसको क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो यदि हम बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। फ्रॉड नंबर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रॉड नंबर आपका रेशियो होता है किसका, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का। वेबर नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वेबर नंबर आपका रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स का। और मैक नंबर की यदि हम बात करते हैं तो ये रेशियो होता है किसका, इनर्शिया फोर्स टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पर आपका जो है कह रहा है आपका इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का जो रेशियो होता है उसको हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टाइप ऑफ सरफेस फिनिशिंग इन ब्रिक मशीनरी, ब्लॉक मशीनरी और स्टोन मशीनरी ट्रीट्स ओनली द जॉइंट एजेस एंड नॉट द फुल वॉल सरफेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिक फिनिशिंग है जिसमें हम केवल जॉइंट एजेस को ट्रीट करते हैं, ना कि पूरे फुल सरफेस को। प्लास्टरिंग में, फॉल सीलिंग में, ग्राउंडिंग में या पॉइंटिंग। अच्छा, पॉइंटिंग की यदि हम बात करते हैं, पॉइंटिंग में क्या करते हैं, पॉइंटिंग में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सरफेस में जॉइंट्स होते हैं उनकी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका पॉइंटिंग एक ऐसा सरफेस फिनिशिंग होता है जिसमें हम ब्रिक मशीनरी हो, ब्लॉक मशीनरी हो या स्टोन मशीनरी हो, उसमें हम केवल जो एजेस, जो जॉइंट के एजेस होते हैं ना, उसका जो हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। पूरे वॉल सरफेस को हम इसमें यूज में नहीं लाते। हम क्या करते हैं कि इसमें मोटार मिक्स जो होता है उन जॉइंट्स पे हम अपना अप्लाई करते हैं, जिससे उनको हम स्मूथ और यूनिफॉर्म अपीयरेंस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, जिसके कारण हम अपने वॉल को जो है मॉइस्चर और वेदरिंग वगैरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लास्टरिंग की यदि हम बात करते हैं, प्लास्टरिंग फुल सरफेस पे अप्लाई करते हैं, जिसमें हम सैंड, सीमेंट और वाटर जो होता है उसको द्वारा हम अपने क्या करते हैं, फुल सरफेस का प्लास्टर करते हैं, जिससे स्मूथ और इवन फिनिशिंग आपको मिल सके। फॉल सेलिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेलिंग होता है, जो कि आपका मेन सेलिंग के बाद लगाया जाता है। ये आपका जो है वायर्स वगैरह, देखिए जो वायर्स वगैरह लगा देते हैं ना, तो उसके ऊपर जो हम सीलिंग लगाते हैं उसको फॉल सीलिंग कहते हैं। अब ऐसा नहीं किया जाता है, अब तो अंडरग्राउंड आपकी वायरिंग की जाती है, ठीक है। ग्राउंडिंग, आपको ग्राउंडिंग बता ही दिया हूँ कि जो गैप्स वगैरह होते हैं उस मोटार मिक्स को फिल करना ग्राउंडिंग कहलाता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंटिंग होता है इसमें हम केवल आपका एजेस जो होते हैं उनके जॉइंट्स को ही ट्रीट करते हैं, ना कि फुल सरफेस को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका टू अवॉइड वेपोराइजेशन pipelines are laid over the ridge so that they are not more than dot above the hydraulic gradient line। कह रहा है आपका यदि वेपोराइजेशन को आपको अवॉइड करना है तो जो हम पाइप्स अपना रिज पे लगाते हैं, कह रहा है उसका जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सिर्फ कितने ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन कितना। अब यदि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये सम होता है आपका प्रेशर हेड टू द डेटम हेड। HGL होता है, ये आपका प्रेशर हेड और डेटम हेड का सम होता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि आपका वेपोराइजेशन को, यदि आपका पाइपलाइन में वेपोराइजेशन को अवॉइड करना है तो हम आपका पाइपलाइन जो है आपका रिज के ऊपर इतना रखते हैं कि आपका 6.4 मीटर एबव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका डिस्टेंस वहाँ पर बना रहे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना, 6.4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए रैपिड टेस्ट टू इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज। कह रहा है कि वाटर के पॉल्यूशन के लिए जो है आपका इंडिकेट करने के लिए कह रहा है कौन सा रैपिड टेस्ट है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर या आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। अच्छा, यदि हम डिजॉल्व ऑक्सीजन या DO की बात करते हैं, ये क्या बताता है आपको, ये वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके अमाउंट को बताता है। और DO की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका रैपिड टेस्ट होता है, जो कि आपके जो वाटर पॉल्यूशन जो है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये आपका सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है, जो कि आपका फील्ड पे परफॉर्म किया जा सकता है। बाकी यदि हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड आपका मैटर में जो वाटर में है उसको मेजर करने के लिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को आपके वाटर में डिकम्पोज कर रही हैं उनको मेजर करने के लिए करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल नंबर या NPN नंबर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका नंबर ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आपका वाटर में है उसको मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो कौन सा रैपिड टेस्ट है वाटर पॉल्यूशन के लिए, तो वो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द शेप फैक्टर ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर D इज। कह रहा है आपका D डायमीटर का कोई आपका जो है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए शेप फैक्टर कितना, ऐसे तो याद रहना चाहिए, बाकी यहाँ पे आप लोग को दिखा दिया हूँ शेप फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप A1 निकाल लेंगे एरिया, अब सर्कल है, सर्कल के लिए A1 और A2 बराबर आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा, πD² बाई 8 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर यदि हम बात करें जेड पी क्या आ जाएगा, जेड पी आपका 2 इंटू उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 4/3 इंटू d/2, तो आपका d³/6 आ जाएगा। इसी तरह यदि जेड निकालेंगे तो आपका जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका पाई d³/32 आता है जेड इसका। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं आपका शेप फैक्टर 16/3 पाई, ये याद रहना चाहिए। इसको निकालने का मैं मेथड एक बार बता दूंगा आपको अच्छे से, कि आपको याद रहना चाहिए। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर व्हाट इज द शियर एरिया ऑफ रोल्ड स्टील आई सेक्शन फॉर माइनर एक्सिस बेंडिंग। करें माइनर एक्सिस बेंडिंग के लिए जो शियर एरिया होता है आई सेक्शन का, वो आपका कितना होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं अपना क्या कहते रखा है आपका h इंटू टी डब्ल्यू टू वी इंटू, अच्छा यदि हम शियर एरिया यदि हम बात करते हैं तो मेजर एक्सिस ऑफ बेंडिंग आई सेक्शन चैनल के लिए ए भी इक्वल टू, यदि हम बात करते हैं क्या आता है आपका HTW, ठीक है। ए भी इक्वल टू बात करते हैं डी इंटू टी डब्ल्यू आता है, ये हॉट रोल्ड के लिए, ये आपका वेल्डेड के लिए। माइनर एक्सेस के लिए यदि हम बात करते हैं ए भी इक्वल टू कितना है, तो 2 इंटू बी इंटू टी एफ, हॉट रोल्ड या वेल्डेड के लिए। इस तरह आपको पूरा दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर बी क्या है, विड्थ है, और टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ बीम फ्रीली सपोर्टेड एट 2 पॉइंट्स हैज वन और बोथ एंड्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस सपोर्ट्स। कर रहा है आपका कौन सा ऐसा बीम है जो कि आपका 2 पॉइंट्स से फ्रीली सस्पेंडेड होता है, ठीक है, और इसका कर रहा है वन या बोथ एंड जो होता है वो आपका एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट से बाहर की ओर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ओवर हैंगिंग बीम के केस में क्या होता है आपका, ओवर हैंगिंग बीम आपका ऐसा बीम होता है जिसमें एंड पोर्शन आपका जो है फ्रीली सपोर्ट होते हैं 2 पॉइंट पर, उनके एक या एक से अधिक पार्ट जो है आपका या तो एक और या दोनों ओर आपका जो है बाहर की ओर सपोर्ट से निकला होता है, उसको कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये ओवर हैंगिंग बीम के केसेस आप देख सकते हैं। कह रहा है ए हिप्ड रूफ इज, कह रहा है हिप्ड रूफ क्या होता है, वन विच हैज एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल। कह रहा है एक जिसके पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल है। कह रहा है वन विच हैज एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्लोप, जिसके पास एटलीस्ट 2 डिफरेंट स्लोप है। या कह रहा है 4 डायरेक्शन है जिसके पास स्लोप का, या वन विच स्लोप इन 2 डायरेक्शन। अब यदि हम हिप्ड रूफ की बात करते हैं तो हिप्ड रूफ एक ऐसा रूफ होता है आपका जिसमें 4 स्लोपिंग सरफेस होते हैं 4 डायरेक्शंस में, ठीक है, और एक एंड पर जो है ये आपका फेसिंग पे आपका स्लोपिंग ट्रायंगल आपका फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ स्लोप ट्रायंगल फॉर्म कर रखे हैं, ठीक है, एक यहाँ एक पीछे और की 4 आपके जो है यहाँ पर स्लोपिंग सर्फेसेस देखने को मिलते हैं किसमें, हिप्ड रूफ में। सही ऑप्शन क्या होगा, वन विच स्लोप इज 4 डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए लीनियरली वेरिंग लोड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर लीनियरली वेरिंग लोड जो है आपका एक एंड से दूसरे एंड पर लगा हुआ है। कह रहा है द नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। कह रहा है आपका जो है नेचर ऑफ वेरिएशन शियर फोर्स डायग्राम का क्या होगा, इलिप्टिक, पैराबोलिक, 3rd डिग्री कर्व या लीनियर। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यदि हम पॉइंट्स लोड है तो वहाँ पर एसएफडी आपका कांस्टेंट देखने को मिलता है और बीएमडी लीनियर देखने को मिलता है। यूडीएल है तो आपका एसएफडी लीनियर देखने को मिलता है और बीएमडी आपका पैराबोलिक देखने को मिलता है। यूवीएल है तो आपका पैराबोलिक एसएफडी और क्यूबिक पैराबोलिक आपका बीएमडी देखने को मिलता है। तो हमारा लीनियरली वेरिंग लोड है ना, लीनियरली वेरिंग लोड के लिए क्या कह रहा है आपका नेचर ऑफ शियर फोर्स, लीनियरली वेरिंग लोड है आपका, ठीक है, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कह सकते हैं, तो उसके लिए आपका शियर फोर्स पैराबोलिक आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, कह रहा है विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट यूनिट देख सकते हैं एसआई सिस्टम में, पास्कल सेकेंड या किलोग्राम पर मीटर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर आवर होता है। सीजीएस में आपका पॉइज होता है, ग्राम पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सारे होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर पर आवर। क्या कर रहा है क्वेश्चन अपना नेक्स्ट कर रहा है एट ए पॉइंट इन ए स्टील मेंबर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन इज 1000 kg per centimeter square and minor principal stress is compressive। कह रहा है if uniaxial tensile yield stress is 1500 kg per centimeter square then magnitude of minor principal stress at which yielding will commence according to maximum shear stress theory। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी के द्वारा आपको क्या बताना है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको पता है क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है आपका क्या क्या, तो ये आपका सिग्मा 2 आपका सिग्मा 2 दे रखा है ना, हाँ ये दे रखा है आपका, और क्या दे रखा है सिग्मा वाई भी दे रखा है आपका यील्ड,
सिग्मा वाई भी दे रखा है। आपको एक चीज़ पता है क्या होता है, यदि हम बात करते हैं अपना, ठीक है, टाउ मैक्स की यदि हम बात करते हैं, हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यूज करना है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, यदि हम टाउ मैक्स की बात करते हैं तो टाउ मैक्स आपका आएगा, 1 सेकेंड, टाउ मैक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू, टाउ मैक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं इसका टाउ मैक्स का मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यहाँ पर सिग्मा 2 हमारा देखिए क्या दे रखा है, कॉम्प्रेसिव नेचर दे रखा है, ठीक है, कॉम्प्रेसिव, माइनर वाला कॉम्प्रेसिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2, यहाँ पर कॉम्प्रेसिव दे रखा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसको सिग्मा 1 मान लेते हैं, सिग्मा 1, ठीक है, अपॉन 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका, ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये भी कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, सिग्मा 2, यहाँ पर यदि हम सिग्मा 2 की यदि प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको यदि ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 1500, ये कितना आ जाएगा, यदि हम सिग्मा 2 यहाँ से फाइंड करते हैं तो यहाँ से सिग्मा 2 जो हमारा आएगा वह है कितना, 500, कितना आएगा, 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 4.6 ग्रेड बोल्ट, 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए आपको यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको पूछ रखा है, ठीक है। 4.6 ग्रेड की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं, जो FU आता है वो क्या आता है, वो आता है 4 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यदि हम FY की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल गया, यील्ड की यदि हम बात करते हैं ये आपका मिल जाएगा कितना, 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 0.6 FU कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 400, तो ये आएगा आपको कितना, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा सही ऑप्शन, तो आपका 400 240, तो ऑप्शन नंबर ए 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ गेट इज जनरली यूज्ड फॉर लो नेविगेशन डैम्स, कर रहा है लो नेविगेशन डैम्स के लिए जनरली किस प्रकार के गेट का यूज करते हैं, बियर ट्रैप गेट, वर्टिकल लिफ्ट गेट, रोलिंग गेट या ड्रम गेट। अब यदि हम बियर ट्रैप गेट्स की यदि हम बात करते हैं तो बियर ट्रैप्स गेट को हम मूवेबल ड्रम गेट भी कहते हैं, ठीक है। बियर गेट ट्रैप जो होता है ये किससे बने होते हैं, ये स्टील के 2 लिफ्ट से बने होते हैं। पहला लिफ्ट यदि हम बात करते हैं वो आपका हिंज्ड होता है किस पर, अप स्ट्रीम साइड पर, और दूसरा आपका डाउन स्ट्रीम साइड पर आपका ओवर द क्रेस्ट हिंज होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं बियर ट्रैप की तो ये आपका लो नेविगेशन डैम्स के लिए आपका सूटेबल होता है, ठीक है। जो गेट्स होते हैं उनका वाइड बेस होता है बट डेप्थ वो आपका रिक्वायर्ड डेप्थ जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बियर ट्रैप गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका डॉट टेस्टिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड मींस ऑफ NDT, कह रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली आपका फ्रीक्वेंटली यूज में लाया जाता है। तो यदि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की यदि हम बात करते हैं कॉन्क्रीट एलिमेंट्स के स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, तो डिफरेंट है, जिसमें आपका हाफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेथड है, ठीक है। ये आपका कब यूज किया जाता है, तो ये आपका कोरोजन जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका रेनफोर्स बार का जो है कॉन्क्रीट में यूज में किया जाता है। यदि हम रिबाउंड हैमर टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका जो हार्डनेस ऑफ कॉन्क्रीट, सरफेस हार्डनेस जो कॉन्क्रीट है उसको इवेल्युएट करने के लिए यूज में कराते हैं। कार्बोनेशन डेप्थ मेजरमेंट टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ये आपका मॉइस्चर जो आपका डेप्थ तक पहुंचता है रेनफोर्सिंग बार के उसको डिटरमाइन करने के लिए। परमेबिलिटी टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका फ्लो ऑफ वाटर थ्रू कॉन्क्रीट को मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं। यदि हम बात करते हैं पेनिट्रेशन रेजिस्टेंट या विंडर प्रोब टेस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सरफेस हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस को मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं। यदि हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, सबसे फ्रीक्वेंट आपका यूज आपका ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही यूज में लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक पल्स जो है वो कंक्रीट के थ्रू पास होता है जिससे हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट
तरीके यदि आपका पल्स वेलोसिटी जो है आपका 4.5 से लेसर है, आपका 4.5 किलोमीटर पर सेकंड से लेस है, तो एक्सीलेंट क्वालिटी होगा आपका। 3.5 से लेकर के आपका 4.5 तक है तो आपका गुड में आएगा। 3 to 3.5 है तो आपका जो है रीजनेबल, और लेस देन 3 है तो आपका डाउटेबल। ग्रेटर देन 4.5 तो एक्सीलेंट, 3.5 से 4.5 गुड, 3 to 3.5 आपका रीजनेबल, और लेस देन 3 से आपका डाउटेबल होता है। तो सबसे फ्रीक्वेंट किसको यूज करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में? तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए लेवल लाइन इज, कह रहा है लेवल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर एंड सेंटर ऑफ आई पीस। कह रहा है एक लाइन जो आपका सेंटर ऑफ क्रॉस हेयर और सेंटर ऑफ आई पीस से पास होता है, या कह रहा है लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरॉइडल अर्थ सरफेस। कह रहा है जो अर्थ सरफेस का मीन स्फेरॉइडल सरफेस होता है उससे पास होने वाला जो लाइन होता है उसको कहते हैं लेवल लाइन, या लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस ऑफ डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल। यह कह रहा है जो लाइन आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस जो होता है डंपी लेवल का उससे पास होता है उसको कहते हैं। बहुत ही अजीब ऑप्शन दे रखा है, आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यदि हम लेवल लाइन की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होता है? या कर्व लाइन जिसको कहते हैं, ये लाइन आपका लेवल सरफेस पे होता है, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल टू प्लम लाइन या आपका पैरेलल होता है मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस का जो मीन स्फेरॉइडल सरफेस होता है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये आपका टेंजेंशियल होता है किस पे? लेवल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेवल लाइन पे जो टेंजेंशियल होता है इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लेवल सरफेस क्या होता है? यदि लेवल सरफेस की यदि हम बात करते हैं, ये आपका पैरेलल होता है किसके? मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ के पैरेलल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सरफेस आपका टेंजेंशियल होता है किस पे? लेवल सरफेस एट एनी पॉइंट। लेवल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंशियल लाते हैं उसको हम कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका हो गया। डायटम की यदि हम बात करते हैं तो डायटम क्या होता है? तो जिससे हम एलिवेशंस को रेफर्ड करते हैं उसको हम डायटम कहते हैं। बेंचमार्क आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होता है? एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम डिफरेंट आपके जो है टोपोग्राफिक पॉइंट्स को अपना मेजर करते हैं, और इसको स्पिरिट लेवल से हम क्या करते हैं? स्टेब्लिश करते हैं। रिड्यूस लेवल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? हाइट ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू MSL होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में तो लेवल लाइन क्या होगा? लाइन आपका पैरेलल टू स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच आर मच लार्ज देन कैपेसिटी पर्स। अच्छा, इनमें से कौन सा है जिसकी जो है मच लार्जर होती है कैपिलरी पोर्स से? अच्छा यदि हम एयर वाइड्स की, अच्छा यदि हम बात करते हैं किसकी? एयर वाइड्स की यदि हम बात करते हैं क्या होता है? एयर वाइड आपका एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें तो ना ही मटेरियल आपका सॉलिड होता है ना ही वाटर, वहाँ पर कोई मटेरियल तो होता नहीं है, ये एक प्रकार का एम्प्टी स्पेस होता है। अब यदि हम बात करते हैं ये आपका जो एम्प्टी, यदि हम बात करते हैं आपका एयर वाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो एयर वाइड्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कैपिलरी पोर्स जो होते हैं उससे बड़ा, कैपिलरी पोर्स तो बहुत ज़्यादा इससे बड़े होते हैं, ठीक है, बट कैपिलरी पोर्स से बहुत छोटे जो, ठीक है, स्मॉलर पोर्स जो होते हैं, कैपिलरी पोर्स बहुत ही स्मॉलर पोर्स होते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका जो एयर वाइड्स होता है ये मच लार्जर देन कैपिलरी पोर्स होगा, ठीक है। माइक्रो क्रैक्स तो छोटे होते हैं, मैक्रो क्रैक्स भी, ब्लो होल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड गेज फेस ऑफ टंग रेल मेजर्ड एट हिल ऑफ द स्विच इज नोन एज। कह रहा है जो डिस्टेंस होता है स्टॉक रेल के रनिंग फेस और आपका जो टंग रेल होता है उसके गेज फेस के बीच का जो मेजर्ड हिल का स्विच का जो डिस्टेंस होता है उसको, तो ये रहा हमारा जो डिस्टेंस। तो यदि हम बात करते हैं जो आपका रनिंग फेस जो आपका स्विच रेल का और स्टॉक रेल जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हिल स्विच से, उसको हम कहते हैं क्या? आपका उसको हम कहते हैं हिल क्लियरेंस या हिल डाइवर्जेंस। और यदि हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में तो हिल क्लियरेंस आपका बीजी ट्रैक के लिए 13.7 सेंटीमीटर से 13.9 सेंटीमीटर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिल डाइवर्जेंस। बाकी फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या होता है? तो ये आपका डिस्टेंस होता है एडजेसेंट फेस ऑफ रनिंग रेलवे और गार्ड या चेक रेल्स। तो गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेंज वे क्लियरेंस कहते हैं। थ्रू और स्विच क्या होता है? जो आपका गैप जो होता है आपका टंग रेल और जो आपका साइड वे मूव्स जो होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो आपका थ्रो ऑफ स्विच होता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बीजी के लिए 9.5 सेंटीमीटर और एमजी और एनजी के लिए आपका 8.9 होता है। स्विच एंगल की बात करते हैं तो आपका ये आपका एंगल होता है गेज फेस और स्टॉक रेल के बीच, ठीक है। जो गेज फेस होता है आपका स्टॉक रेल और टॉन्ग रेल के बीच का जो आपका एंगल होता है उसको हम स्विच एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है लॉस ऑफ स्ट्रेस
विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इन स्टील इज कॉल्ड एज। कह रहे आपका स्टील में जो है स्ट्रेस का लॉस आपको कांस्टेंट स्ट्रेन से टाइम में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी, रिलैक्सेशन, क्रीप या श्रिंकेज। यदि हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन आपका लॉस ऑफ स्ट्रेस होता है स्टील में, एकदम नियरली कांस्टेंट स्ट्रेन से होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। ये क्रीप के ही सिमिलर होता है, ठीक है। यदि हम लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन की बात करते हैं, ये डिफरेंट स्टील के लिए डिफरेंट आपको आता है, ठीक है। यदि हम जनरली लॉस की बात करते हैं तो ये आपका इनिशियल स्ट्रेस का 2 to 8% आपको ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। ये जनरली 1000 आवर्स में आपका जो है 27 डिग्री आपका सेंटीग्रेड पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा? रिलैक्सेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आपका डॉट इज ए फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक दैट यूज नो ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक है जिसमें कोई ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट का यूज नहीं करेंगे? ड्राफ्टिंग, एंगुलर लाइन, पैरेलल लाइन या स्केचिंग। यदि हम स्केचिंग की बात करते हैं तो स्केचिंग क्या होता है? स्केचिंग एक प्रकार का फ्री हैंड ड्राइंग होता है जिसमें किसी ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट का यूज नहीं करते हैं, और ये क्विक और इजी वे होता है रिप्रेजेंट करना का अपने कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ का पेपर पे, ठीक है। ये होता है आपका फ्री हैंड ड्राइंग में कौन? स्केचिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है आपका द स्केल ऑफ ड्राइंग इज गिवन एज 1:20। व्हाट इज RF? RF पूछ रखा है तो आपका स्केल दे रखा है 120, तो RF क्या हो जाएगा आपका? RF 1/20 हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बहुत ईजी आपको दे रखा है। कह रहा है नेम द पाइल टेस्ट, कह रहा है नेम द पाइल टाइप बेस्ट सूटेड फॉर रेस्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन लोड्स इन द सॉइल। कह रहा है कौन सा ऐसा पाइल का टाइप होता है जो कि आपका बेस्ट सूटेड होता है हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लोड ऑफ सॉइल के लिए? एंकर पाइल, अंडर रिम्ड पाइल, बैटर पाइल या फ्रिक्शन पाइल। हम बैटर पाइल की यदि हम बात करते हैं तो बैटर पाइल आपका कॉमनली जो होता है ना, जो ऑफशोर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे टावर्स, ब्रिजेस, इनके लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। जिसमें ओवर टेंडिंग आपका जो है ड्यू टू विंड वेव्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके लिए हम बैटर पाइल्स को प्रोवाइड करते हैं। यदि हम बैटर पाइल्स की बात करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन लोड्स दोनों को आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए उनको रेसिस्ट करने के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। अंडर रिम्ड पाइल्स की यदि हम बात करते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है किसके लिए? जहाँ पर कंसिडरेबल ग्राउंड मूवमेंट जैसे एक्सपेंसिव ऑफ सॉइल आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पर हमारा मोस्ट सूटेबल होता है आपका अंडर रिम्ड पाइल। एंड बियरिंग पाइल की बात करते हैं तो एंड बियरिंग पाइल्स जो होते हैं ये आपके इनकम्प्रेसिबल यदि स्ट्रेटम है आपका जो है उसके लिए यूज में लाए जाते हैं, या आपका जो है जब फाउंडेशन किसी डेंस या सैंड पे या आपका कोई हार्ड रॉक पे बन रहा है तो वहाँ पर हम एंड बियरिंग पाइल्स को यूज में लाते हैं। फ्रिक्शन पाइल की यदि हम बात करते हैं तो फ्रिक्शन पाइल आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा जहाँ पर आपको यदि हम डीप या वहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते, बोरिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर फ्रिक्शन पाइल का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर डीप बोरिंग आपका जो है ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर बैटर पाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए पोर्शन ऑफ ए ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज नोन एज। कह रहा है कोई ब्रिक है, ठीक है, उसके पोर्शन को अक्रॉस द विड्थ कट करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द विड्थ कट करते हैं, उसको क्या कहेंगे? यदि हम बैट की बात करते हैं, बैट क्या होता है? ये आपका पोर्शन ऑफ ब्रिक होता है जिसको हम क्रॉस द विड्थ, यदि हम विड्थ की क्रॉस आपको कट करते हैं इसको हम कहते हैं बैट। यहाँ पर ये आपका हाफ बैट दिखा रखा है। ऐसे ही जब विड्थ के आपके अगेंस्ट डिफरेंट जो कट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब यदि क्वीन क्लोजर की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, जब हम अपने ब्रिक की कटिंग जो लेंथ वाइज करते हैं और इस प्रकार करते हैं कि आपका ब्रिक जो होता है 2 पोर्शन में कट आउट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्वीन क्लोजर। किंग क्लोजर को क्या होता है? आपका किंग क्लोजर में हम क्या करते हैं, अपने ब्रिक को ऐसा कट करते हैं कि कुछ पोर्शन आपका जो है विड्थ का कट जाए और एक पोर्शन आपका जो है फुल ब्रिक का जो है लेंथ का कट जाए। तो ये आपको देखिए, इसको हम कहते हैं आपका क्या? किंग क्लोजर, ठीक है। और यदि विड्थ के क्रॉस कट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा बैट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अच्छा, मीटर क्लोज, यदि हम मीटर क्लोजर की बात करते हैं, ये भी आपका पोर्शन ऑफ ब्रिक होता है जो कि आपका जो है हम अपना किस पे 45 to 60 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका लॉन्गर फेस और आपका फुल फेस आपका विड्थ जो होता है दोनों को लेकर के 45 डिग्री से 60 डिग्री पर कट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द टाइप ऑफ शोर विच इज प्रेफरेबली इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द ग्राउंड इज। कह रहा है आपको कौन सा शोर का टाइप होता है जो कि आपका इंक्लाइंड होता है ग्राउंड से 45 डिग्री? हॉरिजॉन्टल शोर, रैकिंग शोर, वर्टिकल शोर या डेड शोर। यदि हम रैकिंग शोर या इंक्लाइंड शोर की बात करते हैं तो ये आपका
वॉल प्लेट, निडल प्लेट, क्लीट, ब्रेसिंग, इन सबसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये यदि इंक्लिनेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका इंक्लिनेशन आपका 45 डिग्री टू 75 डिग्री आपको देखने को मिलता है। टॉप रैंकर जो होता है वो आपका कभी भी 75 डिग्री ज़्यादा हॉरिजॉन्टल से आपका इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सोर होगा, तो ये होगा आपका रैकिंग सोर, ऑप्शन नंबर बी रैकिंग सोर आपका प्रिफरेबली आपका 45 डिग्री ग्राउंड से आपका इंक्लिनेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एसएसडी कंडीशन ऑफ फाइन आर कोर्स एग्रीगेट मीन्स, कह रहा है कि कोर्स या फाइन एग्रीगेट का जो एसएसडी कंडीशन है इसका मतलब क्या है। एसएसडी कंडीशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड सरफेस डाई कंडीशन। सेचुरेटेड सरफेस डाई कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके एग्रीगेट के जो पोर्स हैं वो कंप्लीटली वाटर से तो फिल्ड हैं, लेकिन जो सरफेस होता है ना वो आपका ड्राई होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एसएसडी। एसएसडी का मतलब सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। और डिफरेंट क्लासिफिकेशन है मॉइस्चर के अकॉर्डिंग। ड्राई एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्रीगेट होता है उसमें बहुत ही कम जो है मॉइस्चर आपका जो है अवेलेबल होता है, वो भी आपके पोर्स में होता है, जबकि सरफेस ड्राई होता है, ठीक है। यदि हम वेरी ड्राई एग्रीगेट की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई किसी प्रकार का मॉइस्चर आपके पोर्स या सरफेस दोनों पे नहीं होता है। सेचुरेटेड सरफेस आपको बता ही दिया। मॉइस्ट एग्रीगेट क्या होता है, तो मॉइस्ट एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट होते हैं जिसके सभी पोर्स जो है वाटर से फिल होते हैं और सरफेस भी आपका वेट होता है। तो एसएसडी कंडीशन हमारा क्या हो गया आपका, तो ये हो गया सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, जिसमें आपका पोर्स जो है वाटर से फुल्ली फिल्ड होते हैं बट सरफेस आपका ड्राई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन कोहेसिव सॉइल इफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज जीरो देन डेप्थ जेड इज गिवन बाय। यदि एक्टिव अर्थ प्रेशर को आप लोग जीरो कर दीजिए तो आपका डेप्थ क्या आ जाएगा, ये आपका डेप्थ जो है आपका 2c अपन गामा इंटू 10 अल्फा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा साइड डिस्टेंस होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इल्यूमिनेशन साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस। अब यदि हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपका लॉन्गेस्ट साइड डिस्टेंस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड डिस्टेंस कौन सा होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका जो है ड्राइवर को सेफली ओवरटेक करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस किसी स्पेसिफिक स्पीड पर आपका ड्राइवर यदि ट्रैवल कर रहा है सेफली ओवरटेक कर सके, उसके लिए हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का स्टडी करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एन एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज इन टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एरर आपका जो है नेचुरल कॉजेज के कारण टेक्योमेट्रिक सर्वे में नहीं आता, अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। बैड विजिबिलिटी, अनइक्वल रिफ्लेक्शन, अनइक्वल एक्सपेंशन या इनइक्वरेट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यदि हम सोर्स ऑफ एरर्स की बात करते हैं स्टेडियम मेजरमेंट में कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर। एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज में आपका अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पार्ट, अनइक्वल आपका रिफ्लेक्शन, बैड विजिबिलिटी ड्यू टू विंड, ये सब आते हैं, ठीक है। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करते थे इनपरफेक्ट परमानेंट एडजस्टमेंट आपका जो है इंस्ट्रूमेंट का हो गया, आपका जो स्टेडिया रॉड है उसका ग्रेजुएशन जो इनकरेक्ट हो गया, तो ये सब आपका एरर आपका इंस्ट्रूमेंट कारण है, ठीक है। मिस यदि हम मैनिपुलेशन या साइटिंग या आपका पर्सनल एरर की बात करते हैं तो आपका स्किल की एफिशिएंसी कम है सर्वेयर की, या आपका जो एरर आपका जो है इनकरेक्ट स्टेडिया रीडिंग के कारण आ रहा है, तो ये आपका जो है पर्सनल एरर होता है। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एरर आपका नेचुरल कॉजेज कारण नहीं आता है, तो आपका इनएक्यूरेट लेवलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये पर्सनल होगा, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द मूवमेंट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ। कर रहा है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। द मॉडर्न आर्किटेक्चर मूवमेंट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 1920, कब 1920 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। कब 1920, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कह रहे विच पाइल्स आर फॉर्म्ड बाई ड्राइविंग ए स्टील ट्यूब एंड शूज फिलिंग विथ कॉन्क्रीट यूजिंग अपवर्ड एक्सट्रैक्टिंग एंड डाउनवर्ड टैंपिंग ब्लोज अल्टरनेटिवली। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पाइल है, ठीक है, जो कि आपका जो स्टील ट्यूब होता है जिसमें शू लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट से फिल करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, आपको डाउनवर्ड हम टैप करके आपका अल्टरनेटिवली टैप करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर टैप करके इस तरह उसको अंदर वो करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, डुप्लेक्स पाइल, फ्रैंकी पाइल, वाइब्रो पाइल या मैक आर्थर पाइल। दी वाइब्रो पाइल की बात करते हैं तो ये ऐसे पाइल्स होते हैं
जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्टील ट्यूब होता है उसमें सूज लगे होते हैं, ये आपके सूज हैं, ठीक है, ये क्या है, सूज हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट की फिलिंग करते हैं और फिर स्टील ट्यूब को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। स्टील ट्यूब क्या करेंगे, देखिए ये रहा स्टील ट्यूब, स्टील ट्यूब में हमने क्या किया, कंक्रीट को फिल किया, यहाँ सूज लगा हुआ है, फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका होता है आपका कौन सा, टैंपिंग करके रिमूव कर लेते हैं, तो ये होता है आपका वाइब्रो पाइल्स। यदि हम स्टैंडर्ड वाइब्रो पाइल्स की बात करते हैं तो इनकी साइज 45 से लेकर के 50 सेंटीमीटर डायमीटर होते हैं, जो कि आपका 60 to 70 टन के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। 25 मीटर और उससे ज़्यादा लेंथ के लिए भी यूज में ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात, और नंबर ऑफ ब्लोज की हम बात करते हैं 40 ब्लोज पर मिनट यूज करते हैं और स्ट्रोक लगभग 1.4 मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन आपका वाइब्रो पाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कि जैसे जैसे कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कंक्रीट का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट के लिए हम बात करते हैं, ये आपके स्टिफनेस को मेजर करता है या रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर लोड। अब यदि हम बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। क्यों, क्योंकि हायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए जो आपका जो है ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। कह रहा है ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, यह गलत है। कह रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, शियर स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका NIT इज द एब्रीविएशन ऑफ। कह रहा है कि NIT किसको बताता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म यदि NIT की बात करते हैं, ये क्या होता है आपका, होता है ये आपका नोटिस इनवाइस टेंडर होता है। क्या होता है, नोटिस इनवाइस टेंडर होता है, जो कि एक प्रकार का फॉर्मल ऑफर होता है टेंडर्स को अप्लाई करने के लिए सर्टेन प्राइस पे, ठीक है। ये आपका टिपिकली गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट कंपनी जो होते हैं उनके स्टॉक बिड्स जो होते हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज। कह रहा है बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है। आपको पता है किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए आपका फोर्सेज जो होता है सभी डायरेक्शन में आपके जो है Fy इक्वल टू 0, Fx इक्वल टू 0, Fy इक्वल टू 0 और आपका समेसन ऑफ Fx Fy और समेसन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। समेसन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आपका 0, समेसन ऑफ फोर्स आपका फोर्स है, समेसन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 और समेसन ऑफ मूवमेंट आपका 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील इन स्लैब्स फॉर Fe 415 ग्रेड स्टील शुड बी। कह रहा है आपका Fe 415 ग्रेड के स्टील के लिए कह रहा है आपका कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील होगा वो कितना होगा, ग्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। एज पर IS 456/2000 यदि हम बात करते हैं तो आपका जो माइल्ड स्टील बार के लिए यदि हम बात करते हैं 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया लेते हैं, और HYSD बार या Fe 415 की बात करते हैं ये आपका जो हम लेते हैं कितना लेते हैं, 0.12% लेते हैं। कितना, 0.12%। इस द डायमीटर ऑफ, यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट तो आपका मैक्सिमम क्या आता है, तो आपका 5x आता है, इज लेस देन आपका D/8। यदि हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो मेन बार आपका स्पेस्ड होता है एट मिनिमम इनमें से 3D या 300 mm से। डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग की बात करते हैं तो हम 5D या 300 mm जो इसमें से मिनिमम हो उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील की बात करते हैं Fe 415 का, तो ग्रॉस एरिया कितना होता है, 0.12%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टॉर रेंजेस फ्रॉम। कह रहा है टॉर की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितने से कितने बीच होती है। और यदि हम दो चीज़ें, एक हमारा बिटुमिन, एक टॉर होता है। यदि हम बिटुमिन की बात करते हैं तो बिटुमिन आपका जो किससे मैन्युफैक्चर होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम जो होता है उसका एयर के प्रेजेंस में यदि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करते हैं तो हमारा मैन्युफैक्चर होता है कौन, बिटुमिन। यदि हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन की, यदि हम बात करते हैं एयर के ऑब्सेंस में कोल या वुड के द्वारा हमारा जो है उसका जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन करते हैं टॉर मिलता है।
ठीक है। ये आपका सॉल्यूबल, यदि हम बात करते हैं बिटुमिन आपका CH2 और CCl4 में आपका सॉल्यूबल होता है, ये आपका टोल्यून में सॉल्यूबल होता है, ये आपका मोर रेसिस्टेंस टू वाटर प्रोवाइड करता है, ये आपका लेसर प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस। यहाँ पर लेस टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी देखने को मिलती है, टार में आपका हायर टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी देखने को मिलती है। ये आपका फ्री होता है कार्बन कंटेंट, इसमें मोर फ्री कार्बन कंटेंट होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यदि हम बात करते हैं तो आपके बिटुमिन की 0.97 से लेकर के 1.02 तक होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी टॉर की बात करते हैं 1.10 से लेकर 1.25 तक होता है। यहाँ पर टॉर के लिए क्वेश्चन पूछ रखा है, तो टॉर का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.1 से 1.25। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इज। कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो जीरो आता है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक कारण यहाँ पर जो है आपका जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द विंडो विच ओपन्स आउटसाइड ए रूम ऑफ ए बिल्डिंग फॉर एडमिटिंग मोर लाइट एंड एयर इज नोन एज। कह रहा है आपका विंडो जो होता है, जो कि आपका रूम बिल्डिंग जो होता है उसमें रूम आउटसाइड की ओर ओपन होता है मोर लाइट या एयर के लिए, उसको क्या कहते हैं, बे विंडो, केसमेंट विंडो, लैटर्न विंडो या डॉर्मर विंडो। यदि हम बे विंडोज़ की बात करते हैं, वे विंडोज़ क्या होते हैं, इनका प्रोजेक्शन आउटसाइड एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम होता है। ठीक है, जो रूम का एक्सटर्नल वॉल है उसके आउटसाइड इसका प्रोजेक्शन होता है। ये आपका ट्रैंगुलर, रेक्टेंगुलर या पॉलीगोनल शेप में आपके प्लान में हो सकते हैं। ये विंडो क्या करते हैं, ये आपकी ओपनिंग जो होती है लाइट और एयर के लिए, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो कौन से विंडो होते हैं, इसको हम कहते हैं बे विंडो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है आपका, कर रहा है क्वेश्चन द पर्सन हु इंजॉय द असेसमेंट राइट इज कॉल्ड। जो मतलब कोई प्रॉपर्टी है उसका असेसमेंट राइट को जो इंजॉय करता है पर्सन, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ऑनर। क्या कहते हैं, डोमिनेंट ऑनर। उसके पास पूरी प्रॉपर्टी की राइट होती है। ठीक है, ये होता है डोमिनेंट ऑनर। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, इन विच मेथड आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेसनरी वॉल्स एट प्लिंथ लेवल टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम लेंथ और विड्थ आपका मेसनरी वॉल का प्लिंथ लेवल तक हम कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट मेथड है एस्टिमेशंस के। यदि हम सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं तो सेंटर लाइन मेथड आपका एप्लीकेबल होता है स्क्वायर बिल्डिंग्स जिसके ऑफसेट सिमेट्रिकल होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो होता है उसको विड्थ और डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मिलता है। इसमें जो जंक्शन होते हैं उसको हम कंसिडरेशन में रखते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग मेथड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मटेरियल जो होता है मैसनरी वॉल के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ और विड्थ जो है अपने वॉल का एट प्लिंथ लेवल तक लेते हैं। ठीक है, यदि आउट टू आउट इन टू इन मेथड की बात करते हैं तो इसको हम PW सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम मटेरियल को अपना एक्यूरेट मेथड भी कहते हैं आपका कैलकुलेट कर। बे मेथड में आपके नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई आपका रेट से करके कैलकुलेट करते हैं। सर्विस यूनिट मेथड में हम क्या करते हैं अपना कि एक यूनिट से उसके रेट से मल्टीप्लाई, जैसे हॉस्पिटल, सिनेमाज वगैरह हैं, इनके लिए अपने यूनिट्स जो होते हैं उससे सीट वगैरह का जो होता है उससे कर लेते हैं। हमारा क्या कर रहा है प्लिंथ लेवल तक, तो होता है आपका क्रॉसिंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन जनरल शियर फेल्योर कंटिन्यूस फेल्योर इज डेवलप्ड बिटवीन। कह रहा है जनरल शियर फेल्योर में जो कंटिन्यूस फेल्योर डेवलप होता है वो किसके किसके बीच डेवलप होता है, कहाँ पर डेवलप होता है, एज ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस, बिलो द ग्राउंड सरफेस, या फाउंडेशन एट द ग्राउंड सरफेस, या ग्राउंड सरफेस एंड फुटिंग। अच्छा, जनरल शियर फेल्योर की बात करते हैं, ये फेल्योर कहाँ आकर करता है, ये फेल्योर आपका डेंस और स्टीप सॉइल में देखने को मिलता है। ठीक है, जनरल शियर फेल्योर में यदि हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्टिन्यूस और वेल डिफाइंड सरफेस डेवलप होता है, जो कि आपका एज ऑफ फुटिंग और ग्राउंड सरफेस के बीच में आपको डेवलप होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें डेंस या स्टीप सॉइल की बात करते हैं तो लो कंप्रेसिबिलिटी होती है उनकी, यहाँ पर फेल्योर आपको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूस बल्जिंग आपको शियर मास का देखने को मिलता है और ये आपका विजिबल होता है। लोकल शियर फेल्योर की बात करते हैं तो ये आपका जो है लूज और सॉफ्ट सॉइल में देखने को मिलता है लोकल शियर फेल्योर। लोकल शियर फेल्योर में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट कंप्रेशन आपका सॉइल बिलो द फुटिंग होता है, डेवलपमेंट वहाँ पर, और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व होता है। ठीक है, यहाँ पर फेल्योर आपका सडन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोई टिल्टिंग भी आपका फुटिंग का नहीं होता है। ठीक है, पंचिंग शियर फेल्योर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका लूज और सॉफ्ट सॉइल में देखने को, जहाँ पर डीपर एलिवेशन होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, यहाँ पर फेल्योर का पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है और बल्जिंग भी एब्सेंट आपका होता है।
यहाँ पर इन जनरल शियर फेल्योर, कंटिन्यूअस फेल्योर कहाँ पर डेवलप होगा? एज ऑफ फुटिंग एंड ग्राउंड सरफेस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिटेन्ड वॉल इन कंटिन्यूएशन ऑफ एबटमेंट बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अच्छा कह रहा है आपका कोई रिटेन्ड वॉल है जो कि आपका कंटिन्यूएशन अप जो एबटमेंट्स होता है उनका अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैंक वॉल्स। फ्लैंक वॉल्स एक प्रकार का रिटेनिंग वॉल होता है जिसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनका जो कंटिन्यूएशन आपका अप स्ट्रीम और बोथ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में होता है। क्या होते हैं ये आपके फ्लैंक वॉल्स। बाकी और आपके दे रखे टाइप्स आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वीड ग्रोथ इन कैनाल इनवर्सली लीड्स टू, इनवेरिएबली लीड्स टू। कह रहा है जो वीड ग्रोथ कैनाल में होता है वो किसको लीड करता है? रिडक्शन इन डिस्चार्ज, रिडक्शन इन सिल्टिंग, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो या इंक्रीज द डिस्चार्ज। यदि हम वीड की बात करते हैं, यदि कैनाल के सरफेस पर वीड का ग्रोथ हो गया, वीड ग्रोथ होगा क्या करेगा? वाटर फ्लो को प्रिवेंट करेगा। इसका मतलब जो डिस्चार्ज है वो आपका रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लो ऑफ वाटर है उसमें क्या हुआ? वहाँ पर एक प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका इन डॉट अरेंजमेंट द हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आर गिवन टू adjacent parallel walls which have become unsafe due to removal or collapse of intermediate building। करेक्ट। ऐसा कौन सा अरेंजमेंट होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल रूप में प्रोवाइड करते हैं जहां पर दो एडजेसेंट पैरेलल वॉल होते हैं वो अनसेफ होते हैं किसी रिमूवल के या कोलैप्स को इंटरमीडिएट बिल्डिंग के कारण। तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? तो इसके लिए हम फ्लाइंग सोरिंग प्रोवाइड करते हैं। सोरिंग क्या होता है? सोरिंग एक प्रकार का जो है जनरल टर्म होता है जो कि कंस्ट्रक्शन में हम अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, कोलैप्स वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। सोरिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे डेड सोरिंग। डेड सोरिंग की बात करते हैं, ये डेड लोड्स जो होते हैं ये ऐसे सोरिंग होते हैं जो कि आपके जो वर्टिकली डाउनवर्ड डेड लोड्स होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपका सिंपल फॉर्म में होते हैं जो कि वर्टिकल प्रॉप्स आपका शॉर्ट लेग से जुड़ा होता है। ठीक है। रैकिंग सोरिंग की यदि हम बात करते हैं तो रैकिंग सोर जो होता है इसको इंक्लाइंड सोरिंग भी कहते हैं, और ये आपका सोरिंग जो होता है ये आपको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अनसेफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है यहाँ पर। और यदि हम फ्लाई सोरिंग की बात करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल सोरिंग होता है जो कि आपका टेम्प्रोरी सपोर्ट, आपका कोई भी वॉल या बिल्डिंग यदि आपका जो है अनसेफ होता है स्ट्रक्चर तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये रहा आपका फ्लाइंग सोरिंग। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लाइंग सोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए नॉट सीट इन इज। कह रहा है ए नॉट सीट जो होता है उसके लिए स्टैंडर्ड साइज सीट का क्या होता है? यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ए नॉट की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिम्ड में यदि बात करते हैं तो 841 इंटू 1189 mm होता है, और अनट्रिम्ड साइज आपका 880 इंटू 1230 mm में होता है। A1 के लिए यदि हम बात करते हैं, A1 डेजिग्नेशन आपका दे रखा है तो A1 के लिए आपका 594 इंटू 841 होता है, और अनट्रिम्ड में आपका 625 इंटू 880। ऐसे आप लोग सबको देख सकते हैं। हमारा ए नॉट के लिए पूछ रखा है तो ए नॉट के लिए क्या हो जाएगा? 841 इंटू 1189। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन ऑर्डर टू मेक द फ्लोर ग्लोसी इट इज रब्ड विथ। कह रहा है किसी फ्लोर को आपको चमकदार या ग्लोसी बनाना है उसको किसके साथ रब करेंगे? ठीक है, अब यदि हमारे पास कोई फ्लोर है उसको हमें चमकदार बनाना है तो हम क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का यूज करके उसको रबिंग करते हैं जिससे आपको ग्लोसी सरफेस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका U1 एंड U2 आर स्ट्रेन एनर्जीज स्टोर्ड इन prismatic bar due to axial tensile force P1 and P2 respectively। the strain energy U stored in the same bar due to combined action of P1 and P2। अच्छा, इसे combined action के कारण आपको पूछ रखा है। ठीक है, U इक्वल टू क्या हो जाए? यदि हम बात करते हैं कोई हमारा प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल फोर्स, आपका जो U निकलेगा क्या आता है? P स्क्वायर L अपन 2A। इस तरह U1 निकाल देंगे तो P1 स्क्वायर अपन 2A। U2 भी ऐसे ही सिमिलरली निकाल सकते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? U जो होगा वो ग्रेटर देन U1 प्लस U2 आपको देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ए ऑफ ए बिल्डिंग। कह रहा है इनमें से कौन सा एक बिल्डिंग का टाइप नहीं है? एजुकेशनल बिल्डिंग, मर्केंटाइल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग या डोमेस्टिक बिल्डिंग। टाइप ऑफ बिल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें एग्रीकल्चरल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, आपका मिलिट्री बिल्डिंग, पिकिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज, रिलीजियस बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब आते हैं। कौन सा इसमें नहीं आता? डोमेस्टिक बिल्डिंग कोई ऐसा टाइप में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
नेक्स्ट करा इन केस ऑफ डीप बीम और इन थीन वेब्ड आरसीसी मेंबर्स द फर्स्ट क्रैक फॉर्म्ड इज, कह रहा है आपका जो है डीप बीम या थीन वेब्ड आरसीसी मेंबर्स केस में कह रहा है पहला जो आपका क्रैक होता है कहाँ फॉर्म होता है, फ्लेक्जुरल क्रैक, कौन सा क्रैक फॉर्म होता है, फ्लेक्जुरल क्रैक, डायगोनल क्रैक ड्यू टू कंप्रेशन, शियर क्रैक या डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन। यदि हम डीप बीम की बात करते हैं आरसीसी मेंबर में तो सब पहला क्रैक फॉर्म होता है वो डायगोनल क्रैक जो है आपका टेंशन के कारण, ये आपका डायगोनल क्रैक जो है वो टेंशन के कारण आपका फॉर्म होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मोड इज यूज्ड व्हेन एवर आइदर एंड ऑफ सिक्योरिटी एसोसिएशन इज ए सिक्योरिटी गेटवे। अच्छा, सिक्योरिटी गेटवे के लिए तो हम टनल प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, टनल मोड प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड टनल है जिसको हम सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए सिक्योरिटी गेटवे के रूप में प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द थीन सिलेंड्रिकल सेल हुज डायमीटर इज डी इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी देन द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस इज। कह रहे आपका एक थीन सिलेंड्रिकल सेल है जिसका आपका डायमीटर डी दे रखा है, उस पर इंटरनल प्रेशर आपका पी लग रहा है, कह रहा है आपका जो है रेशियो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस आपको पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर हुप स्ट्रेस क्या आता है, पी डी अपन 2T आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं क्या आएगा, पी डी अपन आपका 4T आएगा। यदि दोनों का हम लोग रेशियो लेंगे तो 0.5 आपका रेशियो आता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट टू अप्लाई सिम्पसन रूल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इरेगुलर एरिया मेंबर ऑफ सेगमेंट शुड भी, कह रहा है आपका सिम्पसन रूल को यदि हमें किसी इरेगुलर एरिया कंप्यूट करना है तो सेगमेंट होता है वो कैसा, सिम्पसन रूल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका पैराबोलिक रूल होता है। इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं आपका प्रिज्मोइडल के अकॉर्डिंग करते हैं आपका वॉल्यूम का कैलकुलेशन। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो है जो हमारा जो सेगमेंट यूज करते हैं सेगमेंट आपका इक्वल विड्थ और इवन नंबर्स का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि आपका इफ द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर कनेक्टेड डज नॉट लाइज इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वन सेकेंड, कह रहा है आपका इफ द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कनेक्टेड डज नॉट लाई इन द सेम प्लेन देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कह रहा है आपका कोई मेंबर है स्ट्रक्चर का, ठीक है, कनेक्ट किया हो और सेम प्लेन में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे। तो स्पेस ट्रस यदि हम बात करते हैं आपका स्पेस ट्रस की बात करते हैं, ये क्या होता है, स्पेस ट्रस एक ऐसा मेंबर होता है जो कि आपका सेम प्लेन में लाई नहीं करता है। प्लेन ट्रस की यदि हम बात करते हैं सेम प्लेन में लाई करता है। मेन ट्रस की यदि हम बात करते हैं ये आपका प्राइमरी लोड बेरिंग मेंबर होता है ट्रस स्ट्रक्चर का। फुट ट्रस की यदि हम बात करते हैं ये आपका जो है बॉटम ऑफ द ट्रस पे आपका स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। यहाँ पे स्पेस ट्रस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका एक कॉलम ऑफ साइज 450 इंटू 600 mm हैज unsupported length of 3.0 meter and is braced against sides way in both direction. Okay, according to IS 456 2000 the minimum eccentrics with respect to major and minor principal axis। अच्छा, आई दे रखा है 3 मीटर, एल दे रखा है ना, एल दे रखा है कितना 3 मीटर, एल इक्वल टू दे रखा है 3 मीटर, मतलब 3000 mm दे रखा है, 3000 mm आपका दे रखा है। बी कितना दे रखा है आपका 450 mm, ठीक है, और डी कितना दे रखा है आपका 600। ठीक है, चलिए पहले ई वाई निकाल लेते हैं, सेकंड, पहले हम निकाल लेते हैं ई वाई। ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई वाई आ जाएगा हमारा इसका 3000 अपॉन 500 प्लस 450 अपॉन 30। ये आप फॉर्मूला से यूज करते हैं कितना है 21 mm। यदि हम बात करते हैं आपका, बार बार गलती हो जा रहा है, इसका ई वाई है ना, ई वाई। यदि हम बात करते हैं ई एक्स की तो ई एक्स क्या हो जाएगा एल बाई 500 प्लस डी बाई 30। एल कितना है आपका, लेंथ कितना है हमारा 3000 अपॉन 500 प्लस 600 अपॉन आपका 30। ये सॉल्व करेंगे कितना है 26 mm, 26
mm। तो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी आपका मेजर में 26 और माइनर में आपका कितना आ रहा है 21, तो यहाँ पर 26 और 21, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द पीरियड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज फॉर्म। कह रहा है जो आपका रेलवे का ये बात है, रेलवे में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपका कब लॉन्च हुआ था, 1951 में लॉन्च हुआ था। और कब तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका जो है 1951 टू 1956 रहा, ठीक है। आपका सेकंड आपका जो है 1956 टू 1961, थर्ड आपका जो 1961 टू 1966, फोर्थ आपका 1969 से आपका 1974, फिफ्थ आपका 1974 से 1978। इस तरह आप लोग पूरे प्लान्स 12th देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्लोपिंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स हैज़ द बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एज वेल एज डैम्पिंग प्रॉपर्टी। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा टाइप का स्लीपर होता है जिसके पास बेस्ट शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है और डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है। यदि हम कॉन्क्रीट स्लीपर की बात करते हैं तो क्या आपके जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स होते हैं ये शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इनकी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और इनकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये आपके डेंस होते हैं और हेवी मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं शॉक को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका कॉन्क्रीट स्लीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर ए नॉन डायलेटेंट मटेरियल। नॉन डायलेटेंट मटेरियल के लिए आपका मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉसिबल पॉइजन रेशियो पूछ रहा है कितना होता है। ये हमारा 0.2 टू 0.3 होता है, ठीक है। और आपका जो है नॉन कोएफिशिएंट के लिए और नॉन आइडियल के लिए डायलेटेंट के लिए पूछे तो आपका 0.5 होता है। ऐसे इंजीनियरिंग के लिए पूछे, जनरल आपको इंजीनियरिंग के लिए पूछे तो 0 से लेकर के 0.5 तक वेरी, और थ्योरेटिकल आपका -1 से लेकर 0.50 तक। बाकी रबर का पॉइजन रेशियो 0.5, कापर का 0.033, स्टील का 0.27 से लेकर 0.30, ग्लास का 0.8 से लेकर के आपका 0.30, कंक्रीट का 0.1 से 0.20 और कार्क का 0 होता है। यहाँ पर क्या पूछ रखा है आपका पॉइजन रेशियो नॉन डायलेटेंट का, ये आपका 0.50, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। तो किल्न से जो आपका क्विक लाइम मिलता है उसको हम लंप लाइम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे टू एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ डिसाइडिंग मोस्ट फेजिएबल रूट्स इज नोन एज सेकेंड स्टेज। अच्छा स्टेजेस की बात करते हैं क्या क्या होता है, पहला आपका ट्रोपोग्राफिक सर्वे या मैप स्टडी, दूसरा रिकॉग्निशन सर्वे, तीसरा आपका प्राइमरी सर्वे और चौथा आपका फाइनल लोकेशन। यदि हम रिकॉग्निशन सर्वे की बात करते हैं तो रिकॉग्निशन सर्वे आपका सेकेंड स्टेज होता है जिसमें हम अपने एरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है फिजिबल रूट्स वगैरह को हम लोग अपना सर्वे करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इंटायर स्पैन। कह रहा है आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंटायर स्पैन पे लगा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कैसा मिलेगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल या पैराबोला। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ, पॉइंट के लिए आपका एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर, यूडीएल के लिए आपका एसएफडी लीनियर, बीएमडी पैराबोलिक, यूवीएल के लिए आपका एसएफडी पैराबोलिक और बीएमडी क्यूबिकल पैराबोलिक मिलता है। यदि हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं क्या मिलेगा यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए पैराबोला, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक बर्निंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है, तो आपका 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन मान सकते हैं करेक्ट हो जाएगा। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट व्हेन एडेड इन एक्सेस क्वांटिटी कॉजेज द सीमेंट टू सेट स्लोली। करें इनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट सीमेंट का है जिसको एक्सेस क्वांटिटी में यदि हम ऐड कर दे सीमेंट आपका स्लो हो जाएगा, सीमेंट की सेटिंग स्लो हो जाएगी। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। यदि हम सिलिका की बात करते हैं, सिलिका क्या करता है आपके सीमेंट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यदि सिलिका एक्सेस क्वांटिटी में प्रोवाइड कर दिया इसका मतलब सीमेंट का जो आपका सेटिंग हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। लाइम की यदि हम बात करते हैं, लाइम आपका मेजर इंग्रेडिएंट है आपका सीमेंट का, जो कि सीमेंट को साउंड बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट यदि एक्सेस क्वांटिटी में तो ये सीमेंट को आपका अनसाउंड बना देगा, जिससे आपका जो है क्रैक हो सकता है आपका सीमेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सा आपका जो है सीमेंट को स्लो कॉज करेगा, वो आपका सिलिका करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अपना क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है आपका एक कैनाल विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑल ईयर राउंड इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो कैनाल जो कि आपका इरिगेशन के लिए पूरे साल यूज करते हैं उस कैनाल को क्या कहते हैं, डिच कैनाल, कॉन्टिन्यूस कैनाल, पेरिनियल कैनाल या सीजनल कैनाल। अब कैनाल को यदि हम नेचर ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं दो प्रकार से, एक पेरिनियल और एक आपका इनंडेशन कैनाल होता है। यदि हम बात करते हैं
यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं अपना पेरिनियल कैनाल की, पेरिनियल कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो पूरे साल आपका फ्लो होता है, जिसको हम पेरिनियल कैनाल कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है, जो सोर्स होता है वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपकी वाटर अवेलेबिलिटी रहती है। इनंडेशन कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सीजनल होता है, सीजनल वाटर अवेलेबल होता है। जब ड्राई मंथ होगा, ड्राई मंथ में वहाँ पर यूजफुल डिस्चार्ज रहेगा नहीं, तो वहाँ पर आपका जो है इरीगेशन पर्पज में यूज नहीं ला पाएंगे। थ्रू आउट द ईयर जो कर सकते हैं वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है पेरिनियल कैनाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी फॉर्म। कह रहे जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वेल ग्रेडेड सॉइल का, वो क्या फॉर्म करता है। ठीक है, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, अच्छा कितना होता है ये पूछ रखा है। ठीक है, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की यदि बात करते हैं, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये आपका रेशियो होता है D60 टू द D10। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए बात करते हैं CU आपका 1 होता है। ऐसे ही वेल ग्रेडेड के यदि सैंड के लिए बात करते हैं तो ग्रेटर देन 6 होता है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करते हैं तो ये आपका ग्रेटर देन 4 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की यदि हम बात करते हैं CC इक्वल टू क्या होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए आपका 1 से लेकर 3 के बीच होता है, और गैप ग्रेडेड सॉइल के लिए आपका जो है 3 से ज़्यादा। तो ये आपका हो गया। तो वैल्यू आपको किसके लिए पूछ रखा है, कर्वेचर ऑफ, आपको पूछ रखा है वेल ग्रेडेड सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC पूछ रहा है किसके लिए, वेल ग्रेडेड के लिए। तो ये आपका 1 से लेकर 3 के बीच आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने इस पेपर के पूरे क्वेश्चन जो RRB JEE का आपका जो है 19 सितंबर 2019 को जो पेपर हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने देख लिया है। बाकी और भी जितने भी शिफ्ट के पेपर थे उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन कराएंगे। बाकी जो हमारी सिविल की गोली की जो बुक है, अभी आपको जो बताया था सिविल की गोली की, जो हमारी RRB JEE की PYQ की बुक है। ठीक है, सिविल की गोली की जो हमारी RRB JEE की PYQ जो बुक है उसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग के लिए यदि लेक्चर यूजफुल रहा है तो आप लोग लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरे रेलवे का जितना भी टेक्निकल पोर्शन है उसका PYQ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।